अपने दोस्तों में तथा डीएलएड ग्रुपों में शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक छात्र जुड़ सकें और जो इस वीडियो को लाइव ना देख सकें या किसी कारणवश लाइव ना देख पाएँ तो वो बाद में वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि इस एक वीडियो के बाद आपको ना मॉडल, ना बुक, ना गाइड किसी की ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, क्योंकि हमने आपके नोट्स आपके सिलेबस के अनुसार, आपके प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके अनुसार नोट्स बनाकर ये पूरी मैराथन क्लास आपको लगभग आपको ये मैराथन क्लास 1.5 से 2 घंटे के बीच की होगी। ठीक है, मैक्सिमम 2 यानी 1.5 से 2 घंटे के बीच की ये मैराथन क्लास आपकी होगी। और इसमें हम आपको सरल भाषा में समझाते हुए पूरा कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। तो पहले हम आपको सिलेबस दिखा देते हैं, जिससे आपको आइडिया रहे कि आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। संप्रेषण, यहाँ शिक्षण भी है एक, शिक्षण, क्योंकि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत विषय है तो शिक्षण से संबंधित भी आपको सीखने को या टॉपिक में देखने को मिलेगा। तो शिक्षण, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत हैं, ये सभी सिद्धांत हम बताएंगे। शिक्षण के सूत्र, ये सभी सूत्र बताएंगे। ठीक है, शिक्षण की प्रविधियाँ, इन्हें ही विधियाँ कहते हैं, ये सभी बताएंगे। शिक्षण की नवीन विधाएँ या फिर इन्हें ही उपागम कहते हैं, ये बताएं, क्योंकि सिलेबस आपको पता होना चाहिए। नहीं तो आपको क्या पता पड़ेगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं या और भी आपको क्या पढ़ा के चला गया, आपको कैसे पता पड़ेगा? सिलेबस से ही तो पता पड़ेगा। शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल, ठीक है, ये सभी कौशल कराएंगे। अपेक्षित अधिगम स्तर, शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, ठीक है, ये सभी प्रकार हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार और उससे ही संबंधित हैं ये प्रश्न। उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं, शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग रखरखाव में सावधानियां। ठीक है, अब जितने भी छात्र जुड़ते रहें, वीडियो को शेयर करते रहना। हम आपको समझाते हुए कंप्लीट सिलेबस इस एक वीडियो में, जिस प्रकार बाल विकास की मैराथन क्लास हमने कराई है उसी प्रकार आपको ये कंप्लीट सिलेबस की मैराथन क्लास होगी और एक आपकी मैराथन क्लास में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, पढ़ाने का काम हमारा है, समझाने का काम हमारा है। तो आप केवल जब भी वीडियो देखें तो एक बार ज़रूर शेयर करना है, जितने भी छात्र वीडियो देखें। स्टार्ट करते हैं। पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कोई भी काम करने से पहले कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो आप ये पढ़ रहे हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। जो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत विषय है उसमें क्या है और किसके लिए है। ठीक है, आपने बाल विकास पढ़ा, बाल विकास में बालक से संबंधित उसका विकास किस प्रकार हो रहा है ये आपने पढ़ा था, यानी वो बालक से संबंधित था। ये टीचरों के लिए है, अध्यापकों के लिए है कि उन्हें बच्चों को कैसे पढ़ाना है। ठीक है, और बाल विकास में बच्चों से संबंधित जो भी तथ्य थे वो समझने के लिए थे, बालक को समझने के लिए बाल विकास था। अब बालकों को पढ़ाना है तो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत जो विषय है उसमें क्या है, टीचर के लिए है। ये आप समझ गए, तो इससे क्या है, बहुत कुछ चीज़ें आप समझ जाओगे। अब स्टार्ट करते हैं। शिक्षण को कहते हैं टीचिंग। शिक्षण को क्या कहते हैं, टीचिंग। आपकी अभी टीचिंग लगी है सभी की, तो वहाँ पर क्या है, शिक्षण कार्य करेंगे आप। यानी शिक्षण का अर्थ है पढ़ाना, सिखाना या ज्ञान देना। शिक्षण का अर्थ क्या हुआ, शिक्षण का अर्थ है जो सामान्य अर्थ है वो यही है, पढ़ाना, टीचिंग, या फिर हम कह सकते हैं पढ़ाना। अभी जो आपको टीचिंग मिलती है या इंटर्नशिप मिलती है तो वहाँ पर जाकर आप पढ़ाते हैं ना, तो वो शिक्षण ही होता है, यानी टीचिंग। शिक्षण का यदि सामान्य अर्थ पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, ज्ञान प्रदान करना। जैसे हम आपको पढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ तो ज्ञान प्रदान करते हैं, तो ज्ञान प्रदान करना ही शिक्षण है। एक नॉर्मली आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हो ज्ञान प्रदान करना ही शिक्षण है। ठीक है, अगर सामान्य अर्थ पूछा जाए कि शिक्षण का सामान्य अर्थ बताइए, शिक्षण का क्या है, सामान्य अर्थ बताइए।
ठीक है। इसमें व्यापक अर्थ, सामान्य अर्थ ये पूछे जाते हैं, तो आप लिख सकते हैं शिक्षण का जो सामान्य अर्थ है वो क्या होगा कि ज्ञान प्रदान करना। शिक्षण का सामान्य अर्थ में आप क्या लिखेंगे, ज्ञान प्रदान करना। यानी जो शिक्षक होते हैं, जो शिक्षक होते हैं या अध्यापक होते हैं, वो शिक्षण के द्वारा ही, टीचिंग के माध्यम से ही शिक्षार्थियों को कहें या फिर छात्रों को कहें ज्ञान प्रदान करते हैं। ये समझ में आया। अब व्यापक अर्थ में पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, व्यापक अर्थ में शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी साधन द्वारा, कोई भी साधन हो सकता है, ठीक है, किसी भी साधन द्वारा किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को किसी ज्ञान को किसी भी माध्यम से दिया जाए, तो वो शिक्षण का क्या है, व्यापक अर्थ में आप इसे लिख सकते हैं। और आपके पेपर में पूछा जाता है क्या, परिभाषा। तो कुछ परिभाषाएं ये लिखी हैं, कुछ और भी हम लिखा देंगे। तो डम्बिल ने क्या बताया है, डम्बिल ने बताया है कि शिक्षण का सबसे साधारण अर्थ यह है कि शिक्षक कुछ जानता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम कुछ जानते हैं और हम आपको बता रहे हैं। ये चीज़ किसने बताई, डम्बिल ने बताई। डम्बिल ने क्या बताया कि शिक्षण का सामान्य अर्थ क्या है। शिक्षण का सामान्य अर्थ है कि शिक्षक कुछ जानता है, शिक्षक क्या है, कुछ जानता है और उसे क्या है, छात्रों को बताता है। ये किसने बताया, डम्बिल ने बताया। क्लार्क ने क्या बताया, ये मनोवैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार परिभाषा लिखनी पड़ती है, इन्होंने जो बताया है वही शब्द लिखने पड़ते हैं, ठीक है। क्लार्क ने बताया है कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया के प्रारूप एवं परिचालन की व्यवस्था ही शिक्षण है। छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन आता है। यदि आप पढ़ेंगे तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, क्योंकि आप बुकों से, अध्यापकों से ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आपको एक्चुअल में चीज़ है क्या वो पता पड़ेगी, ठीक है, अफवाहों से दूर रहेंगे। एडमंड एमिडन के अनुसार इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया है शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। इन्होंने क्या बताया कि जो शिक्षण है वो क्या है, अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। अंतःक्रियात्मक क्या है, प्रक्रिया है, जिसमें मुख्यतः शिक्षक व छात्र के मध्य कक्षा में हुई अंतःक्रिया तथा क्रियाएं शामिल होती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें शिक्षक होता है, छात्र होता है और जो कक्षा में अंतःक्रिया इनके बीच में होती हैं वही शामिल होती हैं, ठीक है। बीओ स्मिथ ने क्या बताया है, बीओ स्मिथ ने बताया है कि शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। क्या बताया है, एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, ये बताया है बीओ स्मिथ ने, ठीक है। रायवर्न ने क्या बताया, ये परिभाषा आपको याद करनी पड़ेगी, ध्यान रखना कि पूछी भी गई हैं। ये बीओ स्मिथ की आपकी बहुविकल्पी में पूछी गई है, ठीक है। रायवर्न ने क्या बताया है कि शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में, शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये शिक्षण का मतलब आपने ये समझा कि शिक्षण क्या होता है। शिक्षण को इंग्लिश में टीचिंग कहते हैं। टीचिंग का मतलब ये है पढ़ाना, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये क्या है, टीचिंग है या फिर शिक्षण है। तो इसमें एक परिभाषा और लिखने आप, जो पूछी गई है, स्किनर की पूछी गई है परिभाषा, तो कहीं पर जगह हो तो वहाँ पर लिख लें, हम यहीं पर लिखा देते हैं आपको। तो स्किनर की परिभाषा पूछी गई है, स्किनर की परिभाषा, ये आपकी परिभाषा पूछी गई है। क्या पूछी गई है, शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। शिक्षण क्या है, शिक्षण पुनर्वलन, शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, ठीक है। ये किसने बताया है, ये स्किनर ने बताया है। ये सभी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपने ये समझा। और शिक्षण का यदि उद्देश्य है, शिक्षण के उद्देश्य समझ लेते हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं। इससे क्या होता है, हम शिक्षण
या फिर हम पढ़ा रहे हैं, इससे होगा क्या, छात्रों में क्या परिवर्तन आएगा, कुछ तो परिवर्तन आएगा ही। तो छात्रों के ज्ञान में वृद्धि होगी, छात्रों के ज्ञान में क्या है, वृद्धि होगी। छात्रों के कौशल में वृद्धि होगी, छात्रों के क्या है, कौशल में वृद्धि होगी। छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास होगा, छात्रों की क्या है, मानसिक शक्ति, उसका विकास होगा, बुद्धि का विकास होगा, ठीक है। सृजनात्मक शक्ति का विकास होगा, क्रियाशीलता का विकास होगा, छात्रों को सूचनाएं प्राप्त होंगी, छात्रों का मार्ग प्रदर्शन होगा, छात्रों को वातावरण से अनुकूलन करने में सहायता मिलेगी, छात्रों को उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। तो ये जो है पॉइंट कि छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, जब सर्वांगीण शब्द लग जाता है तो इसका मतलब ये है सभी शारीरिक मानसिक जो भी है बुद्धि का विकास, सर्वांगीण का मतलब यही हो गया ना, सभी विकास। तो आपके पेपर में यदि पूछा जाए शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है, तो ये 9 वाला पॉइंट जो है वो शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ये महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा। क्यों होगा, सबसे महत्वपूर्ण क्यों होगा, क्योंकि इसमें सर्वांगीण शब्द लग गया। छात्र का यदि सर्वांगीण विकास कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है सभी विकास शामिल हो गए ना, जितने भी पॉइंट हम बता रहे हैं उसमें ये पॉइंट आपका ये बहुविकल्पी में आपका पूछा गया है, ठीक है। छात्रों के चारित्रिक गुण का विकास करना, छात्रों को क्या है, चारित्रिक गुणों का विकास करना। अगर आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं, ठीक है, यानी आप बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे हम आपको पढ़ाते हैं, तो हम आपको क्या है, आपकी रुचि के अनुसार, आपके मानसिक स्तर के अनुसार पढ़ाते हैं, ये भी चीज़ हम ध्यान रखते हैं। तो हम पहले कोशिश ये करते हैं सरल से सरल भाषा में आपको पढ़ाया जाए, आपके मानसिक स्तर के अनुसार पढ़ाया जाए। ऐसा नहीं कि हम एकदम हाई फाई पढ़ाकर और चले जाएं, आपको समझ में नहीं आए, तो ये चीज़ें हमें समझनी होंगी, ठीक है। शिक्षण कार्य करते समय क्या है, अगर आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं, शिक्षण कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार, अब बच्चा है 1 क्लास का, अब उसे आप सवाल करा रहे हैं 10 क्लास का, ठीक है, तो ये गलत चीज़ है ना। तो शिक्षण कार्य जब भी करेंगे तो छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए, छात्रों की रुचि के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जो आपकी शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, यानी छात्र केंद्रित है। बच्चों की रुचि के अनुसार, बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार पढ़ाएंगे। जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी, जब जैसे हम कह सकते हैं गुरुकुल प्रणाली थी, कि जब छात्र की राजा महाराजाओं के जो छात्र हुआ करते थे या बच्चे हुआ करते थे, वो गुरु के घर पे जाके पढ़ते थे, ठीक है, तो वो वहाँ पर क्या था, शिक्षक केंद्रित पद्धति थी। अब क्या है, बाल केंद्रित शिक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षण की विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं, जैसे हम आपको शिक्षण कार्य करा रहे हैं, जैसे ये पढ़ा रहे हैं, ये भी तो एक शिक्षण है, हम आपको क्या है पढ़ा रहे हैं, ये भी तो एक शिक्षण है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी वीडियो देख रहा है उसके ज्ञान में वृद्धि तो हो ही रही है, ठीक है। तो छात्रों के ज्ञान में वृद्धि होती है, छात्रों के कौशल में वृद्धि होती है। आपने एक चीज़ देखा होगा, जो उद्देश्य थे वही पॉइंट हैं, देखो आप। तो कुछ चीज़ें आपको बनाना भी सीखना है, ठीक है। ये नहीं कि पूरी किताब रट ली और पेपर जब आए तो नहीं लिख पाओगे, तो आपको ये समझना है कि ये पॉइंट आए कहाँ से। अब थोड़ा देखो, आपके पास मोबाइल नहीं था, ठीक है, मोबाइल नहीं था, अब आपको मोबाइल खरीदना है, ठीक है, तो आप देखेंगे इससे क्या लाभ होता है, ठीक है। तो ऐसे ही कोई चीज़ एक वस्तु मान के आप लिख सकते हो। अब आप देखेंगे उससे क्या विशेषता है, उसकी क्या विशेषता है, ठीक है, या फिर उसका क्या उद्देश्य है। हम मोबाइल का थोड़ा एग्जाम्पल देके आपको समझा रहे हैं। जैसे आपने समझा, आपके पास मोबाइल है तो हम इससे क्या कर सकते हैं, इससे हम अपने डीएलएड की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, उद्देश्य है हमारा, ठीक है। विशेषता क्या है, इससे हम डीएलएड के सभी विषय पढ़ सकते हैं, इससे ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार पॉइंट वही होते हैं
लेकिन आपको क्या है थोड़ा समझना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार समझते हैं शिक्षण की विशेषता। छात्रों के ज्ञान में वृद्धि होती है, छात्रों के कौशल में वृद्धि होती है, छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास होता है। क्या होता है? छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास होता है, सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है, क्रियाशीलता का विकास होता है, छात्रों को सूचना प्रदान होती हैं, ठीक है। छात्रों क्या है? सूचना प्रदान होती हैं, छात्रों का मार्ग प्रदर्शन होता है, छात्रों को वातावरण से अनुकूलन करने में सहायता होती है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं शिक्षण को त्रिमुखी या त्रिध्रुवीय। ये प्रश्न पूछा जाता है कि शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया या त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसने माना है? तो ये माना किसने है? जॉन डीवी ने। किसने माना है? जॉन डीवी ने। जॉन डीवी ने शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया या त्रिध्रुवी माना है। त्रिध्रुवी में 3 ध्रुव कौन से हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो शिक्षण के लिए कौन कौन होना चाहिए? एक तो कोई पाठ्यक्रम होना चाहिए, तभी तो हम पढ़ाएंगे। हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभी सिलेबस दिखाया, वो पाठ्यक्रम था। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हम शिक्षक हैं, आप पढ़ रहे हैं तो शिक्षार्थी हैं। तो 3 लोगों की आवश्यकता होगी शिक्षण में, यानी टीचिंग के लिए, ठीक है। शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए तो बच्चों की रुचि एवं मानसिक स्तर का। शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रियाएं तो 3 हैं, ठीक है, ये हमने आपको बताया। शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है। इसकी केंद्र बिंदु संख्या है तो कितनी है? 3 है। वर्तमान में शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? बालक है या फिर छात्र या शिक्षार्थी, एक ही बात है। बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए। जो शिक्षण की गति है वो छात्रों की सीखने की गति पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। तो ये शिक्षण का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका संप्रेषण का। संप्रेषण को समझते हैं, और संप्रेषण को समझने से पहले कहीं पर हम यहाँ लिख के बता देते हैं थोड़ा, ठीक है। तो जो संप्रेषण आपका है, थोड़ा एक मोटा मोटा आइडिया दे दें आपको। संप्रेषण, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, COMMUNICATION, हिंदी में लिखें तो कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन है, जो कम्युनिकेशन है, या फिर इसे ही कहेंगे, क्या कहेंगे? संप्रेषण। हिंदी में क्या कहेंगे? संप्रेषण, ठीक है। तो जो कम्युनिकेशन है, जो आपका कम्युनिकेशन है वो आपका कम्युनिस्ट शब्द से बना है। किससे बना है? कम्युनिस्ट, COMMUNIS। जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिस्ट शब्द से बना है। हिंदी में हम लिख देते हैं कम्युनिस्ट, ठीक है। जो कम्युनिस्ट शब्द है वो आपका लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। ये जो आपका कम्युनिस्ट है वो लैटिन भाषा का शब्द है। तो यानी हम कह सकते हैं जो संप्रेषण है वो आपका कम्युनिस्ट शब्द है, यानी लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना है। और जो कम्युनिस्ट है वो आपका जो कॉमन शब्द है, कॉमन से लिया गया है, ठीक है। तो कॉमन का जो अर्थ होता है वो होता है सामान्य। क्या होता है? सामान्य, ठीक है। क्या होता है? सामान्य। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस्ट से लिया गया है और जिसका अर्थ है सामान्य, ठीक है। इस प्रकार आप समझ गए। तो ये प्रश्न, 2 प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं कि जो आपका कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। और जो कम्युनिस्ट है तो उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है सामान्य। अर्थ क्या है? सामान्य, ठीक। अब समझते हैं डिटेल में संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। संप्रेषण 2 शब्दों से मिलकर बना है।
सम प्लस प्रेषण। सम का अर्थ होता है समान और प्रेषण का अर्थ होता है भेजना। इस प्रकार यदि आप अर्थ में लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि संप्रेषण दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस प्रेषण। सम का अर्थ है समान तथा प्रेषण का अर्थ है भेजना। प्रेषण का अर्थ क्या है? भेजना। अर्थात इस शाब्दिक अर्थ जो इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? समान रूप से भेजा गया। क्या होगा? समान रूप से भेजा गया। अब पूछा जाए कि संप्रेषण का अभिप्राय बताइए। यदि अर्थ बताया जाए तो अर्थ में आप ये लिख देना, ठीक है। शॉर्ट में आप इस प्रकार याद कर सकते हो, सम प्लस प्रेषण, सम माने समान और प्रेषण माने भेजना। शॉर्ट में इस प्रकार ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अब संप्रेषण का अभिप्राय पूछा जाए तो कि संप्रेषण किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य, कम से कम दो व्यक्ति तो होना ही चाहिए, तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं, कोई भी सूचना हो सकती है या फिर आपके विचार हैं कोई, या कोई संदेश है, उसका आपको क्या करना है? आदान प्रदान करना है। तो यही क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है, ठीक है। जितने भी छात्र जुड़ते रहें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जब भी वीडियो देखें तो एक बार अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, और पूरी मैराथन क्लास देखने के बाद आप कोई से भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, आप पूरा पेपर हल कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं संप्रेषण की परिभाषा। संप्रेषण जो होता है आपका द्विपक्षी होता है, ये हम आपको बता दें। इसीलिए यहाँ पर ये लिखा है कि दो या दो से अधिक, कम से कम दो आदमी तो होना चाहिए, एक तो संदेश भेजने वाला और दूसरा संदेश प्राप्त करने वाला, ठीक है। तो संप्रेषण तभी माना जाएगा जब दूसरे व्यक्ति को संदेश मिल जाए, वो भी फीडबैक दे आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है संप्रेषण जो होता है वो द्विपक्षी होता है, इसमें दो पक्ष होना जरूरी है। संप्रेषण की परिभाषा, संप्रेषण की परिभाषा समझते हैं। कीथ डेविस के अनुसार इन्होंने क्या बताया है कि संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं तथा समझ भेजने की प्रक्रिया है। डेविस ने बताया है कि जो संप्रेषण है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं तथा समझ भेजने की प्रक्रिया है, ठीक है। ईजी मेयर ने बताया है, ईजी मेयर ने क्या बताया है कि संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचार, एक व्यक्ति के कुछ विचार हैं तथा समितियों से दूसरे व्यक्ति को परिचित कराने से है, ठीक है। संप्रेषण से तात्पर्य, ईजी मेयर ने क्या बताया है कि संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचार तथा समितियों से दूसरे व्यक्ति को परिचित कराना है, ठीक है। न्यूमैन एवं समर ने क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य, दो या फिर दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, समितियों अथवा संवेगों का आदान प्रदान ही संप्रेषण है। क्या है? संप्रेषण है, ठीक है। तो ये परिभाषाएं हैं और इन्हें याद कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट आपके पेपर में ये पूछा जाए कि संप्रेषण की परिभाषा बताइए, तो किसी भी एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार आपको लिखना होगा। ये परिभाषा में आपको ऐसा करना ही होगा, किसी की भी परिभाषा पूछी जाए। अब समझते हैं संप्रेषण। संप्रेषण में क्या होता है, एक तो प्रेषक होता है, एक क्या होता है? प्रेषक होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लें, चिट्ठी के लें कि आपने कोई चिट्ठी भेजी। पहले अब तो मोबाइल चल गए हैं, मोबाइल के द्वारा व्हाट्सएप वगैरह यूज करके आप मैसेज प्राप्त कर लेते हो, हालचाल अपने परिचितों के ले लेते हो। पहले क्या हुआ करता था कि पहले चिट्ठी के माध्यम से एक प्रेषक हुआ करता था जो चिट्ठी लिखता था, यानी संदेश भेजने वाला, ठीक है। दूसरा क्या होता था? ग्राही यानी रिसीवर, ग्राही यानी रिसीवर यानी संदेश प्राप्त करने वाला। तो आपने देखा, जैसे हम आपको संदेश या कुछ भी चीज़ें बता रहे हैं, अपने विचार बता रहे हैं या सिलेबस का कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो हम शिक्षक हो गए, आप शिक्षार्थी हो गए। तो ये द्विपक्षी हो गई, यानी संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है? द्विपक्षी है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है आपके पेपर में। प्रभावशाली संप्रेषण में शिक्षक और शिक्षार्थी की भागीदारी होती है। जो प्रभावशाली जो संप्रेषण होगा कक्षा में तभी होगा प्रभावशाली जब शिक्षक और शिक्षार्थी यानी शिक्षक और छात्र दोनों की भागीदारी होगी, ठीक है।
नेक्स्ट समझते हैं संप्रेषण की विशेषताएं। संप्रेषण की क्या है विशेषताएं, इसे समझते हैं संप्रेषण की विशेषताएं। या फिर पूछा जाए संप्रेषण के महत्व बताइए, तो आप लिखेंगे सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ठीक है, या फिर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, ये विशेषता है। पारस्परिक संबंध स्थापित होता है, यदि हम किसी को चिट्ठी भेजेंगे या कोई संदेश भेजेंगे तो वो क्या है आपसी संबंध बने रहेंगे, ठीक है। विचारों का आदान प्रदान होता है, इसमें दोनों पक्ष क्रियाशील रहते हैं। यह दोबाही प्रक्रिया है, अर्थात इसमें दो पक्ष होते हैं, एक संदेश देने वाला और दूसरा संदेश ग्रहण करने वाला। इसमें मनोवैज्ञानिक सामाजिक पक्ष समाहित होते हैं, ठीक है। जितने भी छात्र जुड़ रहे हैं वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। आपके लिए यूट्यूब पर पहली बार आप देखेंगे कि कंप्लीट सिलेबस की मैराथन क्लास हम ही कराते हैं, ठीक है। संप्रेषण की आवश्यकता, संप्रेषण की आवश्यकता समझते हैं। तो आवश्यकता क्या है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना है, इसके लिए आवश्यकता है। पारस्परिक संबंध स्थापित करने के लिए, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए, ठीक है। ये है आपके। नेक्स्ट समझते हैं, आगे देखते हैं संप्रेषण के घटक। आपके पेपर में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, संप्रेषण के घटक बताइए। तो संप्रेषण के घटक पूछे जाएं या कारक पूछे जाएं या तत्व पूछे जाएं, जो कम से कम हम कहें कि कम से कम घटक कितने हो सकते हैं, तो कम से कम घटक आपके 3 तो होने चाहिए। कौन कौन से घटक 3 होने चाहिए? एक तो आपका प्रेषक होना चाहिए, संदेश भेजने वाला। एक संदेश प्राप्त करने वाला होना चाहिए, ठीक है, और एक कुछ संदेश भी तो होना चाहिए। तो इस प्रकार कम से कम घटक पूछे जाएं तो आप 3 लिख सकते हो। अगर आपको कंप्लीट घटक देखने हैं तो ये होते हैं, एक तो प्रेषक होगा जो संदेश को भेजेगा, माध्यम होगा किसके माध्यम से भेजा जा रहा है, ठीक है, और ग्राही यानी प्राप्तकर्ता। और भी आप देखेंगे तो प्रेषक, संदेश, माध्यम, ग्राही और प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। आपने क्या है चिट्ठी भेजी, ये आपके कंप्लीट हैं, ये 5 होने चाहिए। एक्चुअल में 5 होते हैं। एक तो प्रेषक होगा, फिर कुछ संदेश होगा, किसी माध्यम से संदेश जाएगा। आप ये समझ के चलें कि कोई चिट्ठी हम भेज रहे हैं किसी को, ठीक है, पहले चिट्ठी चला करती थी, तो चिट्ठी भेज रहे हैं तो एक भेजने वाला होगा, उसमें कुछ मटेरियल लिखा होगा, संदेश होगा कुछ, ठीक है, शादी है या कुछ और प्रोग्राम है, किसी को बुलाना है, और किसके जरिए से जा रहा है, माध्यम होगा, और प्राप्त करने वाला होगा। जिसको प्राप्त होगा वो दोबारा फिर चिट्ठी लिखेगा, वो ये लिखेगा कि हमें चिट्ठी प्राप्त हो गई, हमें चिट्ठी प्राप्त हो गई है आपकी, ठीक है, यानी संदेश प्राप्त हो गया, ठीक है। तो फीडबैक बहुत जरूरी है, पता पड़े बीच में ही चिट्ठी गायब हो जाए, ठीक है। तो प्रेषक क्या होता है, सेंडर यानी संदेश भेजने वाला, इसे संदेश स्रोत भी कहते हैं। संदेश यानी सूचनाओं का संग्रह। अब सूचनाओं का संग्रह यानी मैसेज, जो सूचनाओं का संग्रह होगा वो या तो शब्दों में होगा, चित्रों में होगा या संकेतों के रूप में होगा। फिर क्या होता है, कूट संकेतन। ये क्या होता है, प्रेषक अपने विचारों को शब्दों, चित्रों, प्रतीकों, संकेतों में व्यक्त करता है, यानी अभिव्यक्ति के लिए संकेतों या प्रतीकों का जो प्रयोग करता है उसे ही कूट संकेत कहते हैं या एनकोडिंग कहते हैं। अब माध्यम वह साधन जिसके द्वारा कोई संदेश प्रेषक से संदेश प्राप्त करने वाले तक पहुंच रहा है। अब देखते हैं डिकोडिंग किसे कहते हैं, अकूटन भाषा। अब प्राप्तकर्ता, संदेश प्राप्त हो गया, अब प्राप्तकर्ता क्या है, उस संदेश को पढ़ेगा, समझेगा। प्राप्तकर्ता संकेतों या प्रतीकों का ग्रहण कर संदेश प्राप्त करता है, ठीक है। तो प्राप्तकर्ता को क्या कहते हैं, रिसीवर कहते हैं, संदेश प्राप्त करने वाला। अब अंतिम ये है फीडबैक, यानी इसके द्वारा संप्रेषण को प्रभावशीलता की जांच होती है, या इसमें प्रेषक को अवगत कराया जाता है कि संदेश प्राप्त हो गया है। तो ये बहुत जरूरी है फीडबैक कोई भी संदेश के लिए, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं संप्रेषण के प्रकार। तो आपके पेपर में ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, संप्रेषण के प्रकार बताइए, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो संप्रेषण के 2 प्रकार हैं, या तो आप शब्दों के माध्यम से संप्रेषण करेंगे या फिर संकेतों के माध्यम से। तो शाब्दिक संप्रेषण यानी शब्दों के माध्यम से, या तो आप मौखिक या फिर लिख के संप्रेषण कर रहे हैं, ठीक है। या अशाब्दिक संप्रेषण संकेतों के माध्यम से होता है। अशाब्दिक संप्रेषण क्या होता है, संकेतों के माध्यम से, जैसे ध्वनि संकेत है, दृष्टि संकेत है,
स्पर्श संकेत है, गंध संकेत है, स्वाद संकेत है। तो ये सभी क्या है, संप्रेषण होते हैं। संप्रेषण कक्षा में, संप्रेषण क्या है, कक्षा में छात्रों की संख्या के आधार पर दो प्रकार का होता है। ये छात्रों की संख्या के आधार पर है। जैसे यदि हम एक बच्चे को संप्रेषण दे रहे हैं या कुछ भी पढ़ा रहे हैं, वो संप्रेषण कार्य जो भी कर रहे हैं, तो वो व्यक्तिक हो गया, ठीक है। यदि हम समूह में संप्रेषण कार्य करेंगे वो सामूहिक हो गया, ठीक है। तो व्यक्तिक संप्रेषण की जो परिभाषा पूछी जाए उसमें लिख सकते हो, जब शिक्षक एक बालक को शिक्षा देता है तो उसे व्यक्तिक संप्रेषण कहते हैं, अर्थात कक्षा के प्रत्येक बालक को अलग अलग हम शिक्षा दें तो वो व्यक्तिक संप्रेषण के अंतर्गत आएगी। इससे लाभ भी है कुछ और कुछ हानियां भी होती हैं। लाभ ये है कि सभी का क्या है, यानी मानसिक स्तर अलग अलग होता है, व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं, ठीक है। कोई जल्दी सीखता है, कोई देर में सीखता है, तो सभी के अनुसार सभी को एक एक करके पढ़ाएंगे तो क्या है, क्लास में जितने भी छात्र हैं उन्हें सबको सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। समूह में क्या होता है कि एक बार हमने पढ़ा दिया, जिसको पढ़ना है पढ़ लो, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये होता है। तो व्यक्तिक संप्रेषण के उद्देश्य क्या हैं, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षा देना, छात्रों की रुचियों के अनुसार शिक्षा देना, छात्रों के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ते हुए शिक्षा देना, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा देना, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिक संप्रेषण। व्यक्तिक संप्रेषण के लाभ या विशेषताएं या गुण पूछे जाएं तो आप यही पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बालक क्रियाशील रहता है। बालक क्या है, क्रियाशील रहेगा, निष्क्रिय नहीं रहेगा। क्या है कि उसे पता है कि शिक्षक हमारे पास भी आएंगे और हमें भी पढ़ाएंगे तो हमें एक्टिव रहना है, ठीक है। बालकों की रुचियों के अनुसार शिक्षा मिलती है। शिक्षा कैसे मिलती है, बालकों की रुचियों के अनुसार शिक्षा मिलती है, बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा मिलती है, बालकों के पूर्व ज्ञान के अनुसार शिक्षा मिलती है, बालकों को मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षा मिलती है, ठीक है। तो ये लाभ हैं व्यक्तिक के। व्यक्तिक संप्रेषण के दोष क्या हैं, व्यक्तिक संप्रेषण के दोष ये हैं, इससे बालक में सामाजिक गुणों का, जो सामाजिक गुण होते हैं उनका विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। इससे बालक में सहयोग की भावना विकसित नहीं हो पाती है। यह विधि अव्यवहारिक है, व्यवहारिक नहीं है। इसमें अधिक खर्च होता है, धन अधिक व्यय होता है, यानी अधिक धन खर्च होता है, समय भी अधिक नष्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं सामूहिक संप्रेषण। सामूहिक संप्रेषण यानी जब शिक्षक समूह में शिक्षा देता है, जब शिक्षक क्या है, क्लास में सभी को एक साथ पढ़ाए तो वो सामूहिक हो गई, यानी समूह में पढ़ाए। जब शिक्षक समूह में शिक्षा देता है तो उसे सामूहिक संप्रेषण कहते हैं, अर्थात कक्षा के सभी बालकों को एक साथ शिक्षा देना क्या कहलाता है, आपका सामूहिक संप्रेषण कहलाता है, ठीक है। सामूहिक संप्रेषण की गुण विशेषताएं या लाभ पूछे जाएं तो इसमें क्या होगा, समूह में बैठे हो तो सहयोग की भावना का विकास होगा, समूह में सभी साथ बैठे हैं तो सामाजिक गुणों का विकास होगा, ठीक है। सामाजिक गुणों का, सहयोग की भावना का विकास होगा। यह व्यवहारिक है, इसमें कम समय भी खर्च होता है, कम धन भी खर्च होता है। इस विधि में नेतृत्व की भावना का विकास भी होता है। इसमें क्या होता है, नेतृत्व की भावना का विकास होता है। सामूहिक संप्रेषण के दोष क्या है, इसमें क्या है, यह विधि बाल केंद्रित नहीं होती है। इसमें बालक के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षा नहीं दी जाती है, ठीक है। इसमें बालक की रुचि के अनुसार शिक्षा नहीं दी जाती है, क्योंकि अध्यापक क्या है, क्लास में पढ़ा रहे हैं, सभी को कॉमन मान के, कहने का मतलब यह है सभी को एक साथ पढ़ा रहे हैं, तो बाल केंद्रित नहीं है। यह विधि मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। यह विधि, इस विधि में बालक क्रियाशील नहीं रहते हैं, ठीक है। इससे बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षा नहीं दी जाती है। इसमें क्या होता है, बालकों की रुचियों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं प्रभावी संप्रेषण। प्रभावी संप्रेषण की डेफिनेशन पूछी जाए तो इसमें क्या लिखोगे, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को
यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई सूचना देता है तथा दूसरे व्यक्ति द्वारा सूचना ग्रहण करने का संकेत प्रेषक को किसी प्रतिक्रिया के रूप में प्राप्त हो जाए तो वह प्रभावी संप्रेषण होता है। यही हमने आपको बताया था कि यदि संदेश भेजने वाले को फीडबैक मिल जाए तो वही प्रभावी संप्रेषण होगा। ठीक है, प्रभावी संप्रेषण के तरीके क्या हैं? उद्देश्यपूर्ण, बाल केंद्रित, पूर्व ज्ञान से संबंधित, सहायक सामग्री का समुचित प्रयोग, आत्मविश्वास की जागृति, सुनियोजित, सक्रिय अध्यापन, स्वतंत्र वातावरण। ये आपके क्या हैं? प्रभावी संप्रेषण के तरीके हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं संप्रेषण संबंधी प्रमुख बाधाएं। क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं? ठीक है, तो क्या बाधाएं आ सकती हैं? रुचि का अभाव, संप्रेषण माध्यम की कमी। आपने कोई संदेश भेजा और माध्यम ही गड़बड़ है तो क्या होगा? संप्रेषण सामग्री की कमी, आपके पास सामग्री नहीं है लिखने के लिए। भाषा की कमी, यदि भाषा सही नहीं लिखेंगे तो जिसे प्राप्त होगा तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा। वातावरण संबंधी कमियाँ। ठीक है, संप्रेषण को प्रभावित करने वाले तत्व पूछे जाएं या बाधक तत्व पूछे जाएं, कौन कौन प्रभावित कर सकता है, तो आप ये भी लिख सकते हो, प्रेषक, संदेश, माध्यम या ग्राही, ये सभी प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के जो सिद्धांत हैं तो वो क्या है? उसे कहते हैं हम सीखने के सिद्धांत। ठीक है, यानी शिक्षण सिद्धांत सिखाने की प्रक्रिया है। शिक्षण सिद्धांत क्या है? सिखाने की प्रक्रिया है, छात्रों को सिखाने की प्रक्रिया है, यानी किसी विषय वस्तु को पढ़ाने की प्रक्रिया है कि हम किस प्रकार छात्रों को पढ़ाएंगे। तो पहला है आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत, इसे ही करके सीखने का सिद्धांत कहते हैं। अगर शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत पूछा जाए, इसे ही शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत। मूलभूत सिद्धांत यदि आपके पेपर में पूछा जाए कि शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत बताइए, तो आप लिखेंगे क्रियाशीलता का सिद्धांत या करके सीखने का सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें बालक स्वयं अपनी क्रियाओं द्वारा सीखता है। जब बालक स्वयं करके सीखेगा तो उसके पास जो ज्ञान होगा वो स्थायी होगा। समझ रहे हो ना? अगर बच्चा छोटा है, ठीक है, उसे ABCD नहीं आती हैं, तो वो धीरे धीरे अक्षर को बनाएगा, तभी तो वो स्वयं करके सीखेगा ना। तो बालक स्वयं की क्रियाओं द्वारा सीखना, बालक की स्वयं की क्रियाओं द्वारा सीखना, ठीक है, या फिर ज्ञान प्राप्त करना, उसे ही क्या कहते हैं? क्रियाशीलता का सिद्धांत या करके सीखने का सिद्धांत कहते हैं। बालक को करके सीखने के अवसर देने चाहिए। यदि बालक को करके सीखने के अवसर देंगे तो छात्र जल्दी सीख जाएगा और उसके पास जो ज्ञान होगा वो स्थायी होगा। ठीक है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत या इसे ही प्रेरणा का सिद्धांत कहते हैं। इसमें क्या होता है? अभिप्रेरणा के सिद्धांत या प्रेरणा का सिद्धांत, इसे समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है? प्रेरणा जो होती है यानी मोटिवेशन, जो मोटिवेशन क्या होती है? यानी प्रेरणा रुचि को उत्पन्न करती है। प्रेरणा क्या करती है? रुचि को उत्पन्न करती है। यदि किसी भी विषय में आपकी रुचि है तो वो विषय आपको सरल लगता है, चाहे गणित क्यों ना हो। अगर पढ़ने की उस विषय की रुचि नहीं है उस विषय में, तो आपको वो विषय कठिन लगने लगेगा, चाहे हिंदी क्यों ना हो। समझ रहे हैं ना? तो प्रेरणा सीखने में रुचि को उत्पन्न करती है। अतः बालक को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रेरणा के द्वारा बालकों में किसी विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। अब समझते हैं रुचि का सिद्धांत। और एक चीज़ और बता दें, आपके पेपर में ये पूछा जाता है कि कोई 4 सिद्धांत बताइए। 1 नंबर में पूछा जाएगा कि शिक्षण के सिद्धांत लिखिए 4, केवल नाम लिखने होते हैं। या फिर आपके पेपर में बहुविकल्पी प्रश्न में ये पूछ लिया जाता है कि 3 आपके शिक्षण के सिद्धांत दिए होंगे और एक और कुछ उसने लिख दिया होगा, शिक्षण के सूत्र लिख देगा या फिर थार्नडाइक के नियम वगैरह कुछ भी लिख देगा।
तो आपसे पूछेगा इसमें शिक्षण का सूत्र कौन सा नहीं है। ठीक है, जब आपको बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं रुचि का सिद्धांत। जितने भी छात्र जुड़ रहे हैं, ठीक है, सभी वीडियो को अपने दोस्तों में, डीएलएड ग्रुपों में ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है, रीना कुमारी, बादल, काजल, ठीक है, सभी समझते हैं रुचि का संबंध ध्यान से होता है। रुचि का संबंध क्या है? ध्यान से होता है। ठीक है, अगर आपको किसी भी विषय को पढ़ने में रुचि है तो आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो रुचि का संबंध किससे है? ध्यान से है। बालक जिस विषय वस्तु में रुचि लेता है उसे सरलता से सीख लेता है। ठीक है, उसे क्या है? सरलता से सीख लेता है, चाहे कितना कठिन विषय क्यों ना हो। यदि उसको पढ़ने में रुचि है उस विषय में तो उसे वो जरूर सीख लेगा। बालकों में कार्य या विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। अगर आपको पता है या छात्रों को उद्देश्य बता दिया जाए कि आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको पता है कि उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? आप शिक्षक बनेंगे। ठीक है, तो निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत है। ये क्या होता है? निश्चित उद्देश्य बालकों में रुचि उत्पन्न करता है, अतः बालकों को विषय वस्तु का उद्देश्य बताना चाहिए। उद्देश्य से रुचि उत्पन्न होती है, रुचि से क्या है? ध्यान केंद्रित होता है। नियोजन का सिद्धांत। कोई भी कार्य करें योजना जरूर बनाएं। तो स्टार्टिंग में जब हम आपको शिक्षण विषय पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि कोई भी कार्य करने से पहले आपको प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो यही है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी विषय को पढ़ाने से पहले योजना बनानी चाहिए कि किस विधि से पढ़ाना है, किस प्रकार पढ़ाना है। अतः छात्र योजना बनाकर पढ़ेंगे, छात्र भी यदि योजना बनाकर पढ़ेंगे तो विषय वस्तु उन्हें सरल लगेगी। चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत क्या है? बालकों की मानसिक योग्यता के अनुसार विषय वस्तु के उपयोगी तथ्यों का चयन करना चाहिए। ठीक है, मानसिक योग्यता के अनुसार। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नता का मतलब ये होता है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना ही व्यक्तिक भिन्नता कहलाती है। रुचि में हो सकता है, बुद्धि में हो सकता है। ठीक है, तो कई प्रकार से हो सकता है। समझते हैं, बालकों में व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं। बालकों में क्या होती हैं? व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं। अतः बालकों के मानसिक स्तर, रुचि आदि भिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट समझते हैं लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। लोकतंत्रीय व्यवहार ये होता है जैसे क्लास है, क्लास में अध्यापक पढ़ाता है और छात्र स्वतंत्र रूप से बिना डरे जो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो वो पूछ सकते हैं। तो वो लोकतंत्रीय वातावरण हुआ क्लास का, यानी आपको पूछने की आज़ादी है क्लास में, तो लोकतंत्रीय वातावरण है क्लास का। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कक्षा में लोकतंत्रीय वातावरण होना चाहिए। बालक को प्रश्न पूछने, अपने विचार को व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। यदि आप किसी भी बालक को पढ़ा रहे हैं, यदि आप उस विषय वस्तु को उस बालक के जीवन से जोड़ दें, ठीक है, यानी उसके विद्यालय की दुनिया से बाहर की दुनिया से जोड़ दें तो उसे जल्दी समझ में आएगा। तो बालक को सिखाए जाने वाले विषय वस्तु का संबंध उसके जीवन के अनुभवों से होना चाहिए। बालक को जो कुछ भी सिखाया जा रहा है उसका संबंध बालक के जीवन से होना चाहिए। ठीक है, किससे होना चाहिए? बालक के जीवन से होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका आवृत्ति का सिद्धांत। और आवृत्ति का सिद्धांत आपका कई बार बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा गया है। आवृत्ति का मतलब ये होता है पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति। ठीक है, पुनरावृत्ति का मतलब ये है कि दोहराना, या फिर हम कह सकते हैं बार बार किसी काम को करना, बार बार करना। ठीक है, तभी तो पुनरावृत्ति होगी, बार बार करना। तो यहाँ पर लिखा है बार बार। बालक किसी कठिन विषय को सीखने के लिए उस विषय वस्तु को बार बार दोहराना चाहिए। बालक को क्या है? बार बार दोहराना चाहिए किसी विषय को। जैसे आपको कोई टॉपिक याद करना है तो बार बार आप दोहराएंगे, तो बार बार दोहराना ही आवृत्ति कहलाता है या पुनरावृत्ति कहलाता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है बहुविकल्पी में। तो आवृत्ति का मतलब ये है बार बार दोहराना। ठीक है, इस प्रकार
कठिन पाठ भी सरल हो जाता है। निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत, बालकों को मनोरंजन के साथ पढ़ाना चाहिए, यानी खेल से पढ़ाना चाहिए। तो यदि बालक पढ़ने में मनोरंजन का अनुभव करेंगे तो कठिन विषय वस्तु भी उन्हें सरल लगने लगेगी। ठीक है। विभाजन का सिद्धांत, विभाजन या लघु सोपान, कोई भी टॉपिक है, हम आपके लिए भी बोल रहे हैं, कोई भी टॉपिक है, कोई भी विषय आपको याद नहीं होता है तो आपको थोड़ा थोड़ा करके याद करना है। आपको एक पेज नहीं याद हो रहा है तो उसकी 2 लाइनें याद करो, जब याद हो जाए उसके बाद फिर 2 लाइनें याद करो, ऐसे करके टुकड़ों में याद करो तो आपको भी याद हो जाएगा। तो यही विभाजन का सिद्धांत है कि बालक को विषय वस्तु सोपानों में यानी खंडों में विभाजित करके पढ़ाना चाहिए। विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभक्त करके पढ़ाना चाहिए, जिससे क्या है, छात्रों को सरलता से समझ में आएगा। शिक्षण के सिद्धांत या शिक्षण सिद्धांत की यदि परिभाषा पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं टेवर्स के अनुसार। इन्होंने क्या बताया है, शिक्षण की परिभाषा, शिक्षण के सिद्धांत की परिभाषा, शिक्षण के सिद्धांत की परिभाषा। तो ये है आपके शिक्षण सिद्धांत, बहुत से तर्क वाक्यों का एक समूह होता है। शिक्षण सिद्धांत क्या होता है, बहुत से तर्क वाक्यों का एक समूह होता है। तर्क वाक्यों का एक क्या होता है, समूह होता है। ठीक है, जिसमें एक ओर शिक्षा के परिणामों तथा दूसरी ओर छात्रों की विशेषताओं में पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने समझा। अब शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता, क्यों आवश्यकता पड़ी, तो सिखाने के लिए उचित वातावरण उत्पन्न करने के लिए, शिक्षा में शिक्षा के परिणामों तथा छात्रों की विशेषताओं के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए। ठीक है, बालकों को सिखाने के लिए, बालकों की पढ़ने में रुचि उत्पन्न करने के लिए शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के सूत्र, ठीक है, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण के सूत्र समझते हैं ये क्या होते हैं, किसी विषय को या किसी विषय वस्तु को पढ़ाने का जो क्रम होता है, किसी विषय वस्तु को पढ़ाने का जो क्रम होता है वो शिक्षण सूत्र होते हैं। ठीक है, शिक्षण सूत्र से हमें पता पड़ता है कि हमें किस क्रम में छात्रों को पढ़ाना है। शिक्षण सूत्र के प्रयोग से छात्रों को विषय वस्तु का ज्ञान सरलता से तथा रोचक ढंग से कराया जाता है। आपके ये शिक्षण सूत्र हैं, जैसे शिक्षण के सिद्धांत थे उसी प्रकार शिक्षण के सूत्र भी आपके सिलेबस में हैं। और इसमें भी 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो ये पूछ लिया जाएगा कि जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किसे कहते हैं। एक ये प्रश्न पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि जो शिक्षण के सूत्र हैं, 4 शिक्षण के सूत्र लिखिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। समझते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये क्या होता है। इसमें क्या है, पहले यहाँ समझते हैं क्या है ज्ञात। जो बच्चों को ज्ञात है, जो बच्चों को ज्ञात है उसी से पहले जो ज्ञात है पहले देखेंगे कि बच्चों को कितना ज्ञात है, फिर उसके बाद जो नहीं आता है उसे सिखाएंगे। जैसे आपको बच्चों को जोड़ना सिखाना है तो पहले आप ये देखें बच्चों को गिनती आती हैं या नहीं। अगर गिनती आती हैं तब आप उसे क्या करें, जोड़ना सिखाएं। अगर नहीं आती है तो पहले गिनती सिखाएं। तो यही यहाँ बताया गया है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलेंगे। इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालक जो कुछ भी पहले से जानता है उसको आधार मानकर उसे उन बातों को बताया जाता है जो वह नहीं जानता है। अर्थात बालक के पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान प्रदान किया जाता है। जैसे बच्चे को जोड़ना आता है तो उन्हें बच्चे को जोड़ बताना है तो उन्हें पहले क्या है, गिनती बताते हुए जोड़ बताएंगे। अगर जोड़ना बताना है या जोड़ बताना है तो पहले क्या करेंगे, उसे गिनती बताएंगे। ठीक है, अब समझते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल माने होता है बड़ा कह सकते हैं हम, स्थूल माने बड़ा कह सकते हैं, सूक्ष्म माने छोटा कह सकते हैं। सूक्ष्म माने छोटा। तो पहले क्या करेंगे, हम बड़ी चीज़ों को, बड़ी वस्तुओं को बताएंगे, फिर छोटी वस्तुओं को बताएंगे। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, आप किसी को सिखाएंगे तो पहले बारीकियां गिनाने लगेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। पहले उसे बताओ ना कि ये चीज़ है। आप किसी भी पेड़ दिखाना है तो आप ये बताओ कि ये बरगद का पेड़ है या नींबू का पेड़ है या आम का पेड़ है।
उसके बाद उसे बताओ कि ये जड़ है, ये टहनियाँ हैं या पत्ते हैं, ये क्या है। ठीक है, तो इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालक को पहले बड़ी वस्तुओं का ज्ञान देना चाहिए, फिर छोटी वस्तुओं का ज्ञान देना चाहिए। अर्थात स्थूल वस्तुओं की सहायता से सूक्ष्म बातों का ज्ञान कराया जाता है। जैसे प्रारंभिक कक्षाओं में गिनती सिखाते समय तीलियों, गोलियों, कंकड़ों आदि स्थूल वस्तुओं की सहायता ली जाती है। ठीक है, इनकी क्या है, सहायता ली जाती है। पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर क्या है, पहले क्या है, पूर्ण माने पूरा मान लो, अंश माने मान लेते हैं कोई टुकड़ा है या छोटा, अंश माने कोई भाग मान लेते हैं। पूरा कोई ये मान लें ये व्रत है, पहले हम ये पूरी चीज़ बताएंगे और फिर बताएंगे टुकड़ा इसके भाग। तो कैसे बताएंगे समझते हैं। इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालक को सर्वप्रथम पूर्ण विषय वस्तु की जानकारी दी जाती है, फिर उसके एक एक अंश की जानकारी दी जाती है। समझते हैं। बालक को सर्वप्रथम वाक्य का ज्ञान कराते हैं, पहले वाक्य का ज्ञान कराएंगे, उसके बाद वाक्य में प्रयुक्त कर्ता, क्रिया, कर्म, इसके बारे में बताएंगे। तो आपके पेपर में ये इम्पोर्टेंट लिख लें, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है और पूछा कैसे जाता है ये समझ लो। क्या समझ लें, ये पूछा जाएगा कि पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है, ठीक है, किस मनोविज्ञान पर आधारित है। तो ये गेस्टाल्ट जो पूर्ण से अंश की ओर जो आपका शिक्षण सूत्र है वो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। ठीक है, और ये प्रश्न लगभग बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा ही जाना है। ठीक है, समझते हैं। नेक्स्ट है आपका सरल से कठिन की ओर। सरल से क्या है, कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर। तो पहले सरल कोई भी उसे पढ़ाएंगे तो पहले सरल चीज़ें बताएंगे, सरल सवाल बताएंगे, फिर उसे कठिन बताएंगे, तो सरल से कठिन की ओर हो गया। इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालक को पहले सरल बातें बताई जाती हैं, उसके बाद कठिन, यानी बालक को पहले अक्षर का ज्ञान कराएंगे, फिर शब्द का, अंत में वाक्य का। ठीक है। मूर्त से अमूर्त, मूर्त का मतलब ये है कि जो वस्तु उसके सामने है वो मूर्त वस्तु होती है। मूर्त का मतलब समझ लो। अमूर्त का मतलब जो वस्तु सामने नहीं है, केवल कल्पना से आप सोच रहे हैं कि मार्केट जाएंगे तो एप्पल लेके आएंगे। यदि एप्पल आपके सामने रखा है तो वो मूर्त है, अगर मार्केट में सोच रहे हैं तो वो अमूर्त है। तो इसे ही प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष माने मूर्त और अमूर्त माने अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो मूर्त से अमूर्त की ओर या प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। यदि आप एप्पल ले जाएं और छोटे बच्चों को दिखाएं और उसे समझाएं कि ये एप्पल होता है, या कोई भी आप ताजमहल के बारे में समझाना है तो मॉडल ले जाएं बना के, चार्ट में ले जाएं तो उसे समझाएं, तो जो चीज़ उसके सामने होगी तो बहुत अच्छी तरीके से समझेगा। तो इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालक को सर्वप्रथम उन वस्तुओं का ज्ञान देना चाहिए जिनको वह देख सकता है, उसके बाद उन वस्तुओं को ज्ञान देना चाहिए जिनको वह नहीं देख सकता है। नेक्स्ट है आपका अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर, इसमें क्या है, इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालकों में बौद्धिक विकास का क्रम अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। ठीक है, कैसे होता है, पहले छोटा बालक होता है, कोई भी चिड़िया जाए, यदि घर वालों ने बता दिया ये कौवा है, तो कोई भी कबूतर भी उड़ के जाएगा तो वो यही कहेगा कौवा है। धीरे धीरे क्या है, अनिश्चित से, क्योंकि अभी उसके पास ज्ञान कैसा है, अनिश्चित है, वो अंतर नहीं कर पा रहा है, छोटा बच्चा है, तो अनिश्चित से निश्चित की ओर आ रहा है। तो इसी प्रकार ये बताया जा रहा है कि इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालक में बौद्धिक विकास का क्रम अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। मानसिक विकास व अनुभव के साथ साथ उसके विचार में स्पष्टता और निश्चितता आती है। बाद में वो समझ पाता है ये कबूतर है या कौवा है। ठीक है, जैसे प्रारंभ में बच्चे विभिन्न प्रकार के पक्षियों को एक ही नाम से पुकारते हैं, धीरे धीरे वह यह ज्ञान निश्चित हो जाता है, उनका यह ज्ञान निश्चित हो जाता है, तो फिर क्या है, वो अलग अलग नामों से पुकारने लगते हैं। नेक्स्ट है आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, इसे ही कहते हैं उदाहरण से सिद्धांत की ओर। ठीक है, या उदाहरण से सामान्य की ओर, या उदाहरण से सामान्य की ओर। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर।
जो विशिष्ट से सामान्य की ओर है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, बहुविकल्पी में भी आपका पूछा गया है कि ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालकों के सम्मुख सर्वप्रथम उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, विशिष्ट मतलब हम कह सकते हैं उदाहरण, पहले बहुत से उदाहरण उसे बताए जाएंगे, फिर किसी भी नियम के तरफ आप जाओगे, उदाहरण से नियम की तरफ बढ़ेंगे। पहले कोई भी चीज़ बताएंगे तो बहुत से उदाहरण उसे देंगे। ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर चल रहे हैं। ठीक है, यानी सामान्य नियम है तो उदाहरण से क्या है, सामान्य की नियम की ओर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक आगमन विधि भी होती है, जो आगमन विधि होती है वो यही होती है, उदाहरण से नियम की ओर। तो इसे भी लिख लो साथ में, ये प्रश्न भी पूछा गया है, आगमन विधि। तो आगमन विधि क्या होती है, आगमन विधि होती है आपकी उदाहरण से नियम की ओर। यदि आपसे पूछ लिया जाए या दे दिया जाए आगमन विधि और बहुविकल्पी प्रश्न में दे दिया जाए विकल्प में विशिष्ट से सामान्य की ओर या उदाहरण से सिद्धांत की ओर, कोई सा दे दिया जाए इनमें से, तब भी आप यही लगाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत से उदाहरण दिए जाएंगे, फिर किसी तथ्य पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालकों के सम्मुख सर्वप्रथम उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके आधार पर सामान्य सिद्धांत निकालने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, जैसे छात्रों को विशेषण के विषय में बताने के लिए सर्वप्रथम छात्रों के सामने उदाहरण के रूप में कुछ वाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनमें विशेषण का प्रयोग हुआ हो। यानी विशेषण बताना है तो पहले कुछ वाक्य प्रस्तुत उसके सामने करने पड़ेंगे, बाद में क्या है, विशेषण के बारे में बाद में बताएंगे। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से क्या है, संश्लेषण की ओर। तो इस सूत्र के अनुसार बालक को खंडों में विभाजित करके विषय वस्तु की जानकारी दी जाती है, फिर उन खंडों को जोड़ा जाता है। ठीक है, विश्लेषण यानी किसी भी चीज़ का विश्लेषण कर रहे हैं, यानी खंड कर रहे हैं। ठीक है, संश्लेषण क्या है, किसी भी चीज़ को जो खंड किए हैं उसे जोड़ रहे हैं। ठीक है, खंडों को जोड़ रहे हैं, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। विश्लेषण में आपने क्या किए, विश्लेषण में किए आपने खंड, और संश्लेषण में खंडों को जोड़ा आपने। ठीक है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। जैसे छात्रों को त्रिभुज के तीनों कोणों को नपवाएंगे, फिर छात्र तीनों कोणों का योग करके यह निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि तीनों कोणों का योग 180 है। इस प्रकार तीनों कोणों का अलग अलग नापना विश्लेषण, और तीनों कोणों को जोड़कर मान प्राप्त करना संश्लेषण है। नेक्स्ट समझते हैं मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर। इसमें क्या है, इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालकों को सर्वप्रथम उनकी रुचि के अनुसार, आयु के अनुसार, मानसिक स्तर के अनुसार विषय वस्तु की जानकारी दी जाती है, उसके बाद तर्कपूर्ण ढंग से समझाया जाता है। ठीक है, अनुभव से युक्त युक्ति या अनुभव से तर्कपूर्ण की ओर। इसमें क्या होता है, पहले अनुभव फिर बाद में तर्क लगाएंगे। तो इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालक को सर्वप्रथम उनके अनुभव के आधार पर विषय वस्तु को समझाया जाता है, उसके बाद तर्कपूर्ण ढंग से समझाया जाता है। नेक्स्ट समझते हैं प्रकृति का अनुसरण। प्रकृति का अनुसरण, इसमें क्या लिखेंगे, इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालकों को प्रकृति का अनुसरण करते हुए विषय वस्तु को समझाया जाता है। बालक प्रकृति से जुड़ा होता है, अतः बालक विषय वस्तु को सरलता से समझ जाता है। शिक्षण का महत्व, शिक्षण सूत्र का महत्व, शिक्षण सूत्र का महत्व, उपयोगिता या लाभ पूछे जाएं तो आप यही पॉइंट लिखेंगे। इससे बालकों को विषय वस्तु का ज्ञान सरलता से हो जाता है, इससे विषय वस्तु को पढ़ाने के क्रम का ज्ञान प्राप्त होता है, इससे बालक सक्रिय रहते हैं, इससे बालकों को स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है, इससे बालकों को कठिन विषय वस्तु को सरलता से समझाया जाता है, इससे बालकों की रुचि मानसिक स्तर के अनुसार पढ़ाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शिक्षण प्रविधियाँ या शिक्षण विधियाँ। तो ये आपकी विधियाँ हैं, प्रश्नोत्तर है, विवरण है, वर्णन है, व्याख्या है, स्पष्टीकरण है, कहानी कथन है। कहानी कथन, तो एक प्रश्न इसमें से ज़्यादातर जो आपके पेपर में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि आपको छात्रों की कल्पना शक्ति बढ़ानी है। छात्रों की क्या है, कल्पना शक्ति बढ़ानी है, तो किसके माध्यम से आप बढ़ाएंगे, कल्पना शक्ति, छात्रों की कल्पना शक्ति, छात्रों की कल्पना शक्ति
बढ़ानी है या कल्पना शक्ति का विकास करना है? कल्पना शक्ति का विकास करना है। किसके माध्यम से होता है? कहानी। ठीक है, ये प्रश्न ज़्यादातर पूछा ही जाता है 1 नंबर में या बहुविकल्पी प्रश्न में आपको देखने को मिल जाएगा कि छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास किसके माध्यम से किया जाता है? कहानी के माध्यम से। ठीक है, और जो आपका पूर्ण से अंश की ओर गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, ये दोनों प्रश्न रेगुलर पूछने वाले प्रश्न हैं। निरीक्षण एवं अवलोकन, उदाहरण प्रविधि, खेल या गतिविधि प्रविधि, समूह चर्चा प्रविधि, प्रयोग प्रदर्शन, ठीक है, वाद विवाद, कार्यशाला, भ्रमण। अब एक एक करके इनको समझते हैं। ठीक है, शिक्षण विधि, तो शिक्षण विधि का हमने आपको बताया था। शिक्षण विधि का अर्थ वह विधि है जिसके माध्यम से ज्ञान को शिक्षार्थियों तक पहुंचाया जाता है। विधि कहें या प्रविधि कहें, ठीक है। परिभाषा पूछी जाए तो विधि जॉन डीवी के अनुसार लिख देंगे, विधि एक निष्कर्ष निकालने में सामग्री को संगठित करने का एक ढंग है। अब एक एक करके समझते हैं। प्रश्नोत्तर प्रविधि, तो प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता कौन है? सुकरात हैं। ठीक है, कौन है? सुकरात हैं। जब इसके जन्मदाता सुकरात हैं तो इसे सुकराती विधि या प्रविधि भी कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न जो भी हम एक्स्ट्रा लिखाते हैं वो सभी आपके पेपर के ही प्रश्न हैं। तो प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता कौन हैं? आपके सुकरात हैं। ठीक है, कौन है? सुकरात हैं। तो इसमें समझना क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस प्रविधि में शिक्षक प्रश्नोत्तर हैं, प्रश्न हैं और उत्तर हैं। ठीक है, तो इस प्रविधि में शिक्षक प्रश्न पूछकर छात्रों का ध्यान पाठ की ओर आकर्षित करता है। जब क्लास में शिक्षक आते हैं, कोई भी पाठ पढ़ाते हैं, तो पहले थोड़ा पाठ पढ़ाएंगे, ठीक है, या फिर पहले उस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे आपसे, ठीक है, तब पाठ पढ़ाएंगे। तो ये वही है, पाठ की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए। वह छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करके उनके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है। इस प्रविधि में प्रश्नों एवं उत्तरों की प्रधानता के कारण इसे प्रश्नोत्तर प्रविधि कहते हैं। प्रश्नोत्तर प्रविधि के गुण यहाँ पर ये समझ लें। यदि गुण पूछे जाएं, महत्व पूछा जाए, उपयोगिता पूछी जाए, लाभ पूछे जाएं, ठीक है, कुछ भी पूछे जाएं, उद्देश्य पूछे जाएं, तो यही पॉइंट लिखेंगे। और ऐसे ही प्रत्येक में ये लिखा है प्रविधि के गुण, लेकिन आपके में ये प्रश्न पूछा जाएगा और भी जो प्रविधि कराएंगे तो सभी में आप ध्यान कर लें, महत्व, उपयोगिता, उद्देश्य और लाभ, सभी के यही पॉइंट हैं। तो इससे क्या होता है, छात्रों के संकोच करने की भावना समाप्त हो जाती है। यदि वो अध्यापक से प्रश्न पूछेगा तो संकोच की भावना दूर हो जाएगी, छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा बनी रहती है, छात्रों का मूल्यांकन होता है। यदि अध्यापक प्रश्न पूछ रहा है तो छात्रों का मूल्यांकन हो रहा है, ठीक है, के तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। इसमें अधिक समय नष्ट नहीं होता है। छात्र अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, यानी बालक सक्रिय रहते हैं इसमें। उसे पता है कि अध्यापक प्रश्न पूछेंगे छात्रों से, तो छात्र क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। दोष क्या है या हानि क्या है, छात्र कभी कभी विषय से भटककर व्यर्थ के प्रश्न पूछने लगते हैं। आपने देखा होगा क्लास में जो टॉपिक चल रहा है उसकी बजाय सर आज ये हो गया, कल वो हो गया, ये प्रश्न ज़्यादा पूछेंगे फालतू के। यह प्रविधि उच्च स्तर पर ही अधिक उपयोगी है। अब क्लास 1 में इस विधि का प्रयोग करेंगे तो ये उपयोगी नहीं है, उसे क्या पता, वो प्रश्न ही नहीं पूछेगा। कभी कभी कक्षा में प्रश्न अधिक हो जाते हैं तो बाहर देखने वालों को ये लगता है कि शिक्षण कार्य ठीक से नहीं हो रहा है। विवरण प्रविधि क्या है, ये नेक्स्ट है आपकी विवरण प्रविधि। इसमें क्या होता है, पॉइंट को थोड़ा समझना है। ये प्रश्न बहुविकल्पी में भी पूछा गया था। इसमें क्या होता है ये समझें। इस प्रविधि में किसी घटना को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि छात्रों के मस्तिष्क में उस घटना का एक चित्र सा बन जाए। यानी कोई घटना है, ठीक है, या फिर आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था वो हम बताएंगे, पहले ये समझ लेते हैं। यानी विवरण युक्ति में किसी घटना का सजीव चित्रण उपस्थित किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। विवरण
कहानी कहने का एक क्रम है। विवरण क्या है? कहानी कहने का एक क्रम है। ठीक है, विवरण क्या है? कहानी कहने का एक क्रम है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था, कहानी कहने का क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन। कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं का विवरण, क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन किस प्रविधि में किया जाता है? तो विवरण प्रविधि में किया जाता है। ठीक है, कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन, ठीक है, तो विवरण प्रविधि में। जब प्रश्नों के माध्यम से नहीं समझाया जा सके तब विवरण प्रविधि का सहारा लिया जाता है। ठीक है, विवरण देने में सावधानियां रखनी चाहिए। विवरण देने की भाषा छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। विवरण अधिक लंबा या अधिक छोटा नहीं होना चाहिए। विवरण कोई अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए। विवरण खंडों में दिया जाना चाहिए। विवरण में किसी उपदेश को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। विवरण प्रविधि के उद्देश्य क्या है? इस युक्ति का उद्देश्य छात्रों के मस्तिष्क पर किसी घटना का स्पष्ट चित्र अंकित करना है। छात्रों को ज्ञान सरलता से ग्रहण कराना है। छात्रों के समझ ज्ञान को और अधिक स्पष्ट करना है। ठीक है, अब देखते हैं विवरण प्रविधि के गुण क्या हैं। इसके द्वारा किसी घटना का सजीव चित्रण छात्रों के समझ प्रस्तुत किया जाता है। विवरण कक्षा में अनुशासन बनाए रखता है। विवरण शिक्षक के शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना देता है। शिक्षक जब पाठ का विकास प्रश्नों के माध्यम से नहीं कर सकता है या नहीं कर पाता है तब विवरण का सहारा लेता है। छात्रों में जिज्ञासा और रुचि बनी रहती है। विवरण प्रविधि के दोष भी हैं। जब विवरण कर रहे हैं तो छात्र निष्क्रिय रहते हैं। विवरण रोचक नहीं है तो छात्र जो है वो ध्यान से नहीं सुनेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे। विवरण का गुण प्रत्येक शिक्षक में या प्रत्येक अध्यापक में नहीं होता है। ठीक है, वर्णन समझते हैं। पानी पी लेते हैं थोड़ा। समझते हैं वर्णन प्रविधि। वर्णन प्रविधि को समझते हैं। वर्णन प्रविधि और विवरण प्रविधि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वर्णन और विवरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वर्णन प्रविधि में किसी व्यक्ति या स्थान का वर्णन किया जाता है। ठीक है, और विवरण प्रविधि में किसी घटना का विवरण किया जाता है। ये समझ लें, वर्णन और विवरण में इतना ही अंतर है। ठीक है, वर्णन स्पष्टीकरण का एक रूप है। वर्णन प्रविधि वह प्रविधि है जिसके माध्यम से किसी विषय वस्तु तथा व्यक्ति या स्थान का छात्रों के समझ पूर्ण शाब्दिक चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। वर्णन प्रविधि के गुण: वर्णन किसी तथ्य का स्पष्टीकरण करता है। इससे कक्षा में रोचकता उत्पन्न की जाती है। यह प्रविधि शाब्दिक चित्र बनाने की प्रक्रिया है। यह सभी विषयों में प्रयोग की जाती है। दोष क्या है? प्राय सभी शिक्षक उन विषयों का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। प्राय सभी शिक्षकों को क्या है? उन विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है जिसका वह वर्णन करना चाहते हैं। सभी शिक्षक वर्णन द्वारा रोचकता नहीं ला सकते। इस प्रविधि में छात्र निष्क्रिय रहते हैं। इस प्रविधि में क्या रहता है? छात्र निष्क्रिय रहते हैं। वर्णन प्रविधि समझते हैं। वर्णन प्रविधि व्याख्यान प्रविधि को समझते हैं। व्याख्यान प्रविधि वह माध्यम है जिसमें विषय वस्तु के कठिन अंशों को सरल भाषा में छात्रों के मानसिक रुचि एवं स्तर के अनुसार समझाया जाता है। इससे विषय वस्तु सरल एवं बोधगम्य हो जाती है। यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। व्याख्यान किसके लिए उपयोगी है? उच्च कक्षाओं के लिए। जब क्लास 1 के लिए आप पढ़ा रहे हैं तो उपयोगी नहीं है। व्याख्यान प्रविधि के गुण या उद्देश्य, महत्व, उपयोगिता कुछ भी पूछी जाए, जब गुण लिखे हैं तो सभी पॉइंट काम करेंगे। इसके द्वारा पाठ्यक्रम को सरलता से पूर्ण किया जाता है। छात्र में भाषण योग्यता का विकास होता है।
छात्रों में श्रवण कौशल का विकास होता है, छात्रों में समय की बचत होती है, छात्रों में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है। ठीक है, छात्रों क्या है, अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है। व्याख्यान प्रविधि के दोष क्या हैं? यह उच्च कक्षा के लिए उपयोगी है। इसमें छात्रों के स्तर का ध्यान नहीं रखा जाता है, न छात्रों के मानसिक स्तर का ध्यान रखा जाता है, न रुचियों का ध्यान रखा जाता है। इसमें छात्र निष्क्रिय रहते हैं। यह छात्रों को रटंत जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा देती है छात्रों को। स्पष्टीकरण प्रविधि, स्पष्टीकरण किसी भी विषय वस्तु को सरल, सुगम तथा बोधगम्य बनाने के लिए शिक्षक स्पष्टीकरण प्रविधि का सहारा लेते हैं और कठिन प्रकरणों को भी इस प्रकार से छात्रों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि आसानी से वो समझ जाएं। इस प्रविधि के अंतर्गत विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण क्रमबद्ध, सुनियोजित तथा विस्तृत रूप से किया जाता है। स्पष्टीकरण प्रविधि के गुण हैं, इसमें एक पूर्ण तथा विस्तृत कथन होता है। यह प्रकरण की प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। इसमें क्या है, प्रकरण की प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। इसमें कथन की क्रमबद्धता पर विशेष बल दिया जाता है। इसमें क्या होता है, कथन की जो क्रमबद्धता होती है उस पर विशेष बल दिया जाता है। स्पष्टीकरण प्रविधि के दोष क्या है? यह छात्रों को निष्क्रिय बनाती है। जब स्पष्टीकरण प्रविधि में क्या है, यह छात्रों को निष्क्रिय बनाती है, छात्रों के मानसिक स्तर को ध्यान में नहीं रखती है, ना तो रुचियों को ध्यान में रखती है। ये पॉइंट आप लिख देना। कहानी कथन प्रविधि, यह भाषा शिक्षण की प्रारंभिक स्तर पर बड़ी उपयोगी प्रविधि है। ठीक है, यानी जब छोटे बच्चे होते हैं वो कहानी के माध्यम से ही सीखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कल्पना शक्ति, यदि बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास करना है तो किसके माध्यम से करेंगे, कहानी प्रविधि के द्वारा या कहानी के माध्यम से करते हैं। कहानी कथन प्रविधि के माध्यम से छात्रों में जिज्ञासा, काल्पनिक तथा तार्किक शक्ति का विकास होता है। ठीक है, या विकास कर विषय वस्तु के कठिन अंशों को सरल एवं बोधगम्य बनाया जाता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कहानी प्रविधि के गुण। तो ये क्या है, यह मनोवैज्ञानिक प्रविधि है। बालकों में रुचि एवं जिज्ञासा बनी रहती है। इससे ज्ञान के साथ साथ बालकों में मनोरंजन भी होता है। इससे छात्रों में नीरसता नहीं रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके दोष क्या हैं। प्रत्येक अध्यापक कहानी बनाने और कहने की कला में प्रवीण नहीं होता है। उच्च स्तर पर इसका प्रयोग करना कठिन है। ठीक है, ये छोटे बच्चों के लिए होती है। निरीक्षण या अवलोकन प्रविधि, ये क्या है, इस प्रविधि में निरीक्षण का मतलब यह है कि आप ताजमहल देखने गए, कोई ताजमहल का टॉपिक है तो आप ताजमहल देखने गए, या पर्यावरण से संबंधित है तो आप कहीं घूमने गए, तो ये निरीक्षण करने गए तो वहाँ पर अवलोकन आपने किया। ठीक है, इस प्रविधि में बालक किसी विषय वस्तु या किसी वस्तु या स्थान या व्यक्ति को देखकर उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रविधि में क्या करते हैं, बालक किसी वस्तु को, स्थान को या व्यक्ति को देखकर उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह प्रविधि देखकर सीखने नामक सिद्धांत पर आधारित होती है। यह प्रविधि व्यक्तिगत भिन्नता तथा क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित होती है। इस प्रविधि में छात्र तथा अध्यापक दोनों सक्रिय भूमिका निभाते हैं। शिक्षक छात्र को किसी पूर्व निश्चित कार्य का आदेश देता है, छात्र उन कार्यों में लग जाते हैं, फिर शिक्षक उन कार्यों का निरीक्षण करता है। गुण क्या है, तो यह मनोवैज्ञानिक प्रविधि है। छात्रों की चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास होता है। इससे प्राप्त जो ज्ञान होता है वो स्थायी होता है। इससे छात्रों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है तथा जिज्ञासा बनी रहती है। ठीक है, ये है आपके। नेक्स्ट समझते हैं, इसमें दोष भी है। इस प्रविधि द्वारा सीखने में बहुत समय नष्ट होता है। इस प्रविधि द्वारा बालकों को कक्षा के बाहर ले जाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इस प्रविधि बाहर जाकर छात्रों को अनुशासन में रखना कठिन होता है। नेक्स्ट है उदाहरण प्रविधि। इसमें क्या होता है, उदाहरण प्रविधि के माध्यम से छात्रों की विचार शक्ति, कल्पना शक्ति के द्वारा पाठ्य वस्तु को रोचक, सरल एवं बोधगम्य बनाया जाता है। ठीक है, इस प्रविधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये सूत्र भी हमने एक बताया था। तो ये क्या है, उदाहरण प्रविधि है आपकी। ठीक है, या फिर आगमन विधि भी हमने आपको बताई थी एक। ठीक है, उसमें भी क्या था, विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी उदाहरण देकर तब समझाया गया था। सूत्र भी था। छात्र के सामने सर्वप्रथम अनेक उदाहरण रखे जाते हैं, फिर उदाहरणों के आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। गुण समझते हैं, प्रविधि मनोवैज्ञानिक है। छात्रों को विचार शक्ति का विकास होता है। दोनों यानी अध्यापक और छात्र दोनों क्रियाशील रहते हैं। इसमें पाठ्य वस्तु को रुचिकर बनाया जाता है। छात्रों की तर्क शक्ति का विकास होता है। दोष क्या है, यह प्रविधि उच्च स्तर पर उपयोगी नहीं है। इससे क्या है, समय अधिक नष्ट होता है।
प्रत्येक अध्यापक उदाहरण देने की कला में निपुण नहीं होते हैं। ठीक है, खेल विधि या गतिविधि विधि। खेल विधि, ठीक है, खेल विधि के जन्मदाता फ्रॉवेल, ठीक है, या फिर आधुनिक पूछे जाएं तो हेनरी काल्डवेक कुक। ठीक है, हेनरी काल्डवेक कुक, ये आधुनिक ये हैं खेल विधि या गतिविधि विधि के जन्मदाता। ठीक है, आधुनिक पूछे जाएं, अगर वैसे पूछे जाएं तो फ्रॉवेल लगाएंगे। ठीक है, और जो फ्रॉवेल हैं उन्होंने क्या है, किंडरगार्टन पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति किनकी है, फ्रॉवेल की। ठीक है, फ्रॉवेल ने विद्यालय को या पाठशाला को या विद्यालय को क्या कहा था, फ्रॉवेल ने उद्यान कहा था। क्या कहा था, उद्यान कहा था। ठीक है, तो ये आपकी फ्रॉवेल की है और उद्यान की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो ये फ्रॉवेल से संबंधित कुछ आपके पेपर में पूछे गए, वो हमने आपको बता दिए। वह विधि जो बालकों को उसी उत्साह से सीखने की क्षमता देती है जो उनके स्वाभाविक खेल में पाई जाती है, तो वो क्या है, खेल प्रविधि कहलाती है। खेल से अभिप्राय है कार्यों को पूर्ण हृदय करना, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, इस प्रविधि के माध्यम से बालकों में उत्साह के साथ सीखने की क्षमता का विकास किया जा सकता है या होता है, जिससे विषय वस्तु सरल एवं बोधगम्य हो जाती है। गुण क्या है, इससे विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु को रुचिकर बनाया जाता है, मानसिक शक्ति का विकास होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है, छात्र सक्रियशील क्रियाशील रहते हैं, यह मनोवैज्ञानिक प्रविधि है। ठीक है, खेल पर आधारित शिक्षण पद्धतियाँ यह पूछी जाएँ तो किंडरगार्टन प्रविधि और मॉन्टेसरी प्रविधि। मॉन्टेसरी पद्धति, तो इस पद्धति में बालकों को खेल के माध्यम से पढ़ाया व सिखाया जाता है। ठीक है, समूह परिचर्चा प्रविधि। समूह परिचर्चा प्रविधि में क्या है, सामूहिक परिचर्चा का अर्थ है समूह के अंतर्गत किए जाने वाली पारस्परिक परिचर्चा या वाद विवाद। ऐसी प्रविधि जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी में होने वाली पारस्परिक वाद विवाद एवं विचारों के आदान प्रदान को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य आधार बनाने का प्रयत्न किया जाता है, तो ये क्या होती है, समूह परिचर्चा प्रविधि होती है। ठीक है, इसके गुण क्या है, इससे छात्रों का सामाजिक गुणों का विकास होता है, इससे छात्र निष्कर्ष निकालने की क्षमता का विकास होता है, छात्रों में आलोचना समालोचना क्षमता का विकास होता है, इससे छात्रों में विचारों की क्षमता का विकास होता है। दोष क्या है, इससे अध्यापक अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं, इसमें लक्ष्य भटकने और व्यर्थ बातों पर अपना समय बर्बाद करते हैं। ठीक है, इसमें एक या दो व्यक्ति पूरी परिचर्चा में छाए रहते हैं, इसमें संकोची व्यक्ति का कोई काम नहीं रहता है, वो बोल ही नहीं पाता है। प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि या प्रयोग प्रदर्शन विधि। ठीक है, और आपके में ये प्रश्न पूछा जाता है, प्रयोग प्रदर्शन विधि किस विषय के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, तो विज्ञान विषय के लिए। विज्ञान विषय में ही तो आपने प्रैक्टिकल किए हैं ना, विज्ञान विषय में ही सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल किए होंगे आपने। ठीक है, तो ये प्रश्न भी पूछा गया तो हमने आपको बता दिया। प्रयोगात्मक प्रविधि के माध्यम से छात्रों को स्वयं प्रयोग करके निष्कर्ष या निरीक्षण करके पाठ्य वस्तु को सिखाया जाता है। ठीक है, खुद निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। यह विज्ञान विषय में सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि है, क्योंकि इसके द्वारा बालक करके सीखते हैं। गुण, इससे छात्रों में रुचि बनी रहती है। इसमें क्या है, छात्रों में रुचि बनी रहती है, ज्ञान जो भी प्राप्त होगा स्थायी होगा, इससे छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, इससे छात्रों में तर्क शक्ति निर्णय क्षमता का विकास होता है। ठीक है, दोष क्या है, अधिक खर्चीली है, समय अधिक नष्ट होगा, शिक्षक निष्क्रिय हैं, यह विधि सफल नहीं है। इसलिए यदि उपकरण कमज़ोर हैं तो छात्र द्वारा उसके टूटने का भय रहता है। अन्वेषण विधि, शिक्षण की वह प्रविधि जिसमें बालक स्वयं करने का अवसर मिलता है, अन्वेषण विधि कहलाती है। जिसमें क्या है, छात्रों को स्वयं करने का अवसर मिलता है, वो अन्वेषण प्रविधि कहलाती है। वाद विवाद, वाद विवाद प्रविधि के माध्यम से शिक्षक और छात्र परस्पर मिलकर किसी प्रकरण अथवा समस्या के समाधान में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वाद विवाद प्रविधि को विचार विनिमय प्रविधि भी कहते हैं। इसके गुण क्या है, प्रविधि में स्वतंत्र अध्ययन करने की आदत का विकास होता है, इसके द्वारा छात्रों में तर्क शक्ति और निर्णय शक्ति का विकास होता है। यह छात्रों को
अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करने का अवसर देती है। यह छात्रों को सहयोग की भावना जो होती है उसका विकास, यानी छात्रों में सहयोग की भावना का विकास करती है। इससे छात्र सक्रिय रहते हैं। दोष क्या है, इस प्रवृत्ति के द्वारा अध्यापन कराने के लिए समय अधिक नष्ट होता है। इसमें मंदबुद्धि और संकोची छात्र लाभ नहीं उठा पाते हैं। यह प्रवृत्ति छोटी कक्षाओं में प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है। सभी शिक्षक कुशलतापूर्वक प्रविधि का संचालन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। कार्यशाला प्रविधि का मुख्य उद्देश्य नवीन प्रविधि या विधियों एवं उपकरणों से शिक्षकों को अवगत कराना एवं उनका प्रशिक्षण देना है, जिससे वह अपने कक्षा शिक्षण में इनका उपयोग कर सकें तथा अपने शिक्षण की प्रभावशीलता में वृद्धि कर सकें। गुण क्या हैं, इसमें शिक्षा के ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। इससे शिक्षण कौशल का विकास एवं सुधार किया जाता है। इससे छात्रों में समूह में कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। शिक्षण के नवीन उपागमों के सैद्धांतिक एवं क्रियात्मक पक्षों का बोध कराया जाता है। इससे क्या है, व्यवहारिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण व्यापक होता है। ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं भ्रमण प्रविधि। इस प्रविधि के द्वारा छात्रों को शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रमण कराया जाता है, पर्यटन कराया जाता है। इसे सरस्वती पर्यटन, भौगोलिक यात्राएं एवं छात्र यात्राएं आदि नामों से भी जाना जाता है। गुण क्या है, इसमें स्वयं छात्र प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होगा या बाल केंद्रित है। यह छात्र के क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। दोष क्या है, यह विधि बहुत खर्चीली है। इस विधि द्वारा पाठ्यक्रम को पूरा नहीं किया जा सकता है। इसमें समय अधिक नष्ट होता है। नेक्स्ट समझते हैं बेसिक शिक्षा पद्धति या बुनियादी शिक्षा। तो इस पद्धति के माध्यम से हस्तशिल्प शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे बालक अपना जीवन यापन कर सकें। तो बेसिक शिक्षा पद्धति के जो जन्मदाता हैं वो महात्मा गांधी हैं। कौन है, महात्मा गांधी हैं। ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं नेक्स्ट है आपका शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम। शिक्षण की नवीन विधाएं या फिर उपागम। तो शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम, इसे समझते हैं, या फिर उपागम प्रणाली। उपागम के द्वारा समस्या का योजनाबद्ध ढंग से अध्ययन करके सही समाधान प्राप्त किया जाता है तथा शिक्षण प्रक्रिया को सरल एवं सार्थक बनाया जाता है। अब समझते हैं एक एक करके बाल केंद्रित शिक्षण। ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षण आपके पेपर में पूछी जाए या बाल केंद्रित अधिगम उपागम पूछा जाए तो आपको यही लिखना है। क्या लिखना है, बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षण का जो केंद्र होता है वो बालक होता है। इसके अंतर्गत बालक की रुचियों के अनुसार, बालक के मानसिक स्तर के अनुसार, ठीक है, बालक की क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जाता है। ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षण का महत्व क्या है, बाल केंद्रित शिक्षण का महत्व ये है, इसमें बालक की रुचियों और क्षमताओं का ध्यान रखा जाता है। बालक को सरल ढंग से नवीन ज्ञान प्राप्त कराने का साधन है। बालकों को आत्म अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान होता है। ठीक है। यहाँ बालक की मानसिक स्तर के अनुसार पढ़ाया जाता है, रुचियों के अनुसार पढ़ाया जाता है, यानी बालक के अनुसार पढ़ाया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण की आवश्यकता, बालकों की रुचियों को ध्यान में रखने के लिए, मानसिक स्तर के अनुसार पढ़ाने के लिए, बालकों को अभिव्यक्ति का अवसर देने के लिए, बालकों को करके सीखने का अवसर देने के लिए। ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका है, जो शिक्षक है वो केवल सहयोग प्रदान करता है, उसका मार्गदर्शक होता है। ठीक है। उसको कोई भी कठिनाई आ रही है तो उसे सहायता करेगा। तो बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक बालकों का सहयोगी एवं मार्गदर्शक होता है। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक माली के पौधे के समान बालकों को पोषण करके उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास करता है। ठीक है। दक्षता आधारित शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण क्या है, बालकों को ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ समाज में अपना विशिष्ट स्थान बनाने के लिए किसी क्षेत्र में विशिष्ट दक्षता प्राप्त कराना, ये क्या कहलाता है, दक्षता आधारित शिक्षण कहलाती है। ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं क्रिया आधारित या गतिविधि आधारित शिक्षण। बालक का अपनी स्वयं की क्रिया द्वारा ज्ञान अर्जित करना ही क्रिया आधारित शिक्षण कहलाता है। इसकी विशेषता क्या है, बालक स्वयं ज्ञान अर्जित करता है, बालक क्रियाशील रहता है, यह बाल केंद्रित शिक्षण है। इसमें करके सीखने पर बल दिया जाता है। इसमें बालकों में
थकान उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि रुचि, जिस विषय में रुचि है तो उसमें थकान ही नहीं होगी। इसमें बालकों में व्यवसायिक कुशलता का विकास किया जाता है। रुचिपूर्ण शिक्षण रुचि कार्य करने के लिए प्रेरित करती है तथा रुचि से ध्यान केंद्रित होता है। ठीक है, यह करके सीखने पर भी बल देती है। तो रुचिपूर्ण शिक्षण में क्या होता है, बालकों की रुचियों के अनुसार शिक्षण कार्य कराया जाता है। इसकी विशेषता क्या है, यह शिक्षा में ह्रास एवं अवरोध को रोकता है। ठीक है, इससे विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित होता है। इसमें बालक क्रियाशील रहता है, सीखने को आनंदमय बनाता है, रटने की बजाय सीखने पर बल दिया जाता है। सहभागी शिक्षण, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी की सहभागिता को सहभागी शिक्षण कहते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, यह शिक्षण सहयोग पर आधारित है। इसमें शिक्षार्थी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों सहभागिता होती है दोनों की। इसमें शिक्षार्थी क्रियाशील रहता है। इसमें शिक्षण में रुचि उत्पन्न होती है। इससे शिक्षार्थियों का पाठ की ओर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक एक होता है शब्द उपचार, यहाँ पर हम समझा देते हैं उपचार। ठीक है, और एक होता है निदान। ठीक है, एक होता है उपचार और एक होता है निदान। उपचारात्मक निदानात्मक शिक्षण में क्या होगा, जैसे आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है, तो डॉक्टर ने क्या है, आपकी क्या बीमारी है उसे पहचाना, यानी समस्या को पहचाना, समस्या की पहचान होगी। निदान में क्या होगा, समस्या की पहचान। उपचार में क्या है, वो उपचार करेगा, दवाई देगा, तो उपचार हो गया, यानी समस्या का समाधान। समस्या का समाधान, समाधान कहाँ होगा, उपचारात्मक शिक्षण में। तो यहाँ समझते हैं, उपचारात्मक शिक्षण से आशय बालक की अधिगम समस्या का, यानी अधिगम समस्या को हल करना है। ठीक है, बहुकक्षा शिक्षण, बहुकक्षा यानी एक से अधिक, कक्षा को एक से सात, बहु माने अधिक हो गया, एक से अधिक हो गया ना, तो दो या दो से अधिक कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना बहुकक्षा शिक्षण कहलाता है। समस्याएं क्या आएंगी, शिक्षक सभी विषय पर ध्यान नहीं दे पाता है, कक्षा में अनुशासनहीनता बनी रहती है, शिक्षक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है, शिक्षक सभी विषय पर ध्यान नहीं दे पाता है। समस्या का समाधान, यानी शिक्षक द्वारा शिक्षण से पूर्व ही योजना बना लेनी चाहिए। अगर आपको बहुकक्षा शिक्षण करना है तो छात्रों को सांस्कृतिक आयोजन में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए, समूह में कार्य जो होते हैं वही कराना चाहिए। नैतिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा के लिए सभी छात्रों को एक साथ एकत्रित किया जाए। ठीक है, बहुस्तरीय शिक्षण क्या होता है, बहुस्तरीय समझते हैं। बहुस्तरीय शिक्षण का अभिप्राय बालकों की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षक दो या दो से अधिक कक्षाओं के बालकों को एक साथ बैठाकर कार्य करता है। ठीक है, बहुस्तरीय स्तर की बात हो रही है। इसमें क्या होता है, समय का सदुपयोग होता है। ठीक है, सामाजिक गुणों का विकास होगा, सभी एक साथ शिक्षा प्राप्त करेंगे। बालकों में क्या है, रुचि और भिन्नताओं के आधार पर जो विकास होगा वो रुचि और भिन्नताओं के आधार पर होगा। बालकों में मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षा प्राप्त होती है। बालकों का मानसिक विकास होता है, मानवीय गुणों का विकास होता है, ये आप लिख सकते हो, नॉर्मली है। नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, सूक्ष्म शिक्षण होता है छोटा सा, कम समय में सूक्ष्म शिक्षण के जनक आपके पूछे जाएं तो ये हैं आपके एलन, सूक्ष्म शिक्षण के जो जनक हैं। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण के जनक या जन्मदाता पूछे जाएं तो एलन। ठीक है, तो कम विधि है, कम सब कुछ कम है। ठीक है, एक कौशल लेकर कम समय में कम छात्रों में शिक्षण देना ही सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण कौशल पर आधारित होता है। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा BM शोर के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कम समय, कम छात्रों, कम क्रियाओं वाली तकनीकी है। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता, महत्व, गुण, सिद्धांत जो कुछ पूछे जाएं तो यही लिखना है। इससे शिक्षण की जटिलता को दूर किया जाता है, यानी छात्रों की विषय वस्तु को सरल बनाया जाता है। कम समय में, यानी एक ही समय में किसी एक कौशल पर जोर दिया जाता है। इसमें छात्रों में अनुशासन बना रहता है। ठीक है, इससे छात्रों में समय की बचत होती है।
ठीक है। यह व्यक्तिगत शिक्षण पर बल देता है। सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता क्या है? कक्षा शिक्षण की जटिलता को दूर करने के लिए, विषय वस्तु को सरल बनाने के लिए, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए, ठीक है, छात्रों के समय को बचाने के लिए, ठीक है। शिक्षा कौशल, शिक्षण कौशल, शिक्षण कौशल, शिक्षण का व्यवहार ही शिक्षण कौशल कहलाता है। यानी शिक्षण कौशल व्यवहारों का समूह है। शिक्षण कौशल क्या है? व्यवहारों का समूह है। शिक्षण प्रक्रिया कई शिक्षण कौशल से मिलकर बनी है। जो शिक्षण प्रक्रिया है वो कई शिक्षण प्रक्रिया कई शिक्षण कौशल से मिलकर बनी है। शिक्षण कौशल की परिभाषा डॉक्टर बी के पासी के अनुसार शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के लिए शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। शिक्षण कौशल की विशेषता या महत्व, इससे छात्रों की विषय वस्तु को सरल बनाते हैं। इससे क्या है? छात्रों को जो विषय वस्तु होता है उसे सरल बनाते हैं। इससे शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हैं। यह शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है। यह छात्रों को सीखने में सहायक है। यह कक्षा शिक्षण व्यवहार की इकाई से संबंधित है। इससे शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाते हैं। इससे क्या करते हैं? शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाते हैं। शिक्षण कौशल, अब यहाँ पर ये समझते हैं शिक्षण कौशल हैं वो अलग अलग, सभी ने अपने अलग अलग दिए हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार 14 हैं, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के अनुसार 18 हैं, MS विश्वविद्यालय बड़ौदा के अनुसार 21 हैं, डॉक्टर पासी के अनुसार 13 हैं और डॉक्टर जंगीटा के अनुसार कितने? 20 हैं, ठीक है। और डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर मिश्रा तथा डॉक्टर ममगाइन के अनुसार 15 हैं, ठीक है। प्रोफेसर डी एलर के अनुसार, प्रोफेसर डी रायन के अनुसार 14 हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, ये प्रश्न आपका पूछा गया है एलन के अनुसार और रायन के अनुसार। प्रोफेसर बी के पासी के अनुसार 13 हैं। शिक्षण के प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? पाठ प्रस्तावना कौशल, उद्देश्य कथन कौशल, प्रश्न कौशल, ठीक है, व्याख्यान कौशल, दृष्टांत कौशल या सौधारण कौशल, छात्र सहभागिता कौशल, उद्दीपन कौशल, पुनर्वलन कौशल, श्यामपट्ट कौशल, पुनरावृत्ति कौशल। एक एक करके इनको समझते हैं। पाठ प्रस्तावना कौशल, और इससे ही प्रश्न आपके पूछे गए हैं पाठ प्रस्तावना कौशल से, ठीक है। तो शिक्षक नए पाठ पढ़ाने से पहले छात्रों का ध्यान पाठ की ओर केंद्रित करने के लिए जो क्रियाकलाप करता है उसे प्रस्तावना कौशल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रस्तावना कौशल, ठीक है। तो प्रस्तावना कौशल का जो प्रमुख घटक है, प्रस्तावना कौशल, उसे क्या कहते हैं? प्रस्तावना कौशल कहते हैं। प्रस्तावना कौशल का जो प्रमुख घटक है, प्रमुख घटक ये है कि आपके कथनों में तारतम्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कथनों में तारतम्यता होनी चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए, ठीक है। ये प्रमुख घटक है प्रस्तावना कौशल का। विशेषता या गुण पूछे जाएं तो प्रस्तावना छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होती है। प्रस्तावना क्या होती है? यह पूछा जाएगा कि छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त कौशल कौन सा है। पूर्व ज्ञान की यदि आपको जानकारी लेनी है तो ये आपका प्रस्तावना कौशल है। कौन सा कौशल है? प्रस्तावना कौशल है, ठीक है, प्रस्तावना कौशल है। यह कौशल छात्रों को नया पाठ पढ़ाने में सहायता देता है। इसके द्वारा छात्रों में रुचि पाठ की ओर बनी रहती है। इसके द्वारा छात्रों की रुचि पाठ की ओर बनी रहती है। उद्देश्य आपके पूछे गए हैं, ठीक है। जो कुछ विद्यार्थी पहले से जानता है और समझता है उसी के माध्यम से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को उसके साथ जोड़ना पाठ प्रस्तावना का उद्देश्य है, ठीक है। प्रस्तावना प्रस्तुत करने की विधि क्या है? प्रश्नों द्वारा, कहानी द्वारा, कविता द्वारा, चित्रों की सहायता से और प्रयोग तथा प्रदर्शन द्वारा, ठीक है। तो प्रस्तावना वाले आपके पूछे गए थे, ये प्रश्न हमने बता दिया आपको। प्रस्तावना कौशल के घटक, ठीक है, प्रस्तावना कौशल के आपके घटक ये आप लिखेंगे। पूर्व ज्ञान एवं उपयोग, क्रमबद्धता, अप्रासंगिक कथन, प्रस्तावना अवधि, ये आप लिखेंगे। नोट: प्रस्तावना निकालते समय शिक्षक को 2 प्रमुख बातें ध्यान रखना चाहिए। क्या? प्रश्न छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हों,
प्रश्न एक दूसरे से संबंधित हों। ठीक है, प्रस्तावना कौशल का प्रयोग ऐसे समय करना चाहिए जब छात्रों का ध्यान कक्षा कक्ष में हो और पाठ पढ़ने के लिए तैयार हों। नेक्स्ट समझते हैं उद्देश्य कथन कौशल। उद्देश्य कथन कौशल समझते हैं, इसे समझते हैं। शिक्षण उद्देश्यों से तात्पर्य उन रीतियों के निर्माण से है जिससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना संभव है। ठीक है, तो उद्देश्य यानी शैक्षिक उद्देश्य लेखन के घटक। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे विषय वस्तु से संबंधित, अधिगम परिमाण की दृष्टि से पर्याप्त, विषय वस्तु की दृष्टि से पर्याप्त, स्पष्ट वर्णन, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ठीक है, ठीक है, ये आप लिखेंगे। प्रश्न कौशल, तो इसमें शिक्षक प्रश्न पूछकर छात्रों का ध्यान पाठ की ओर आकर्षित करता है। वह छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करके उसके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है। ठीक है, ये इसमें मेन है। और प्रश्न कौशल के घटक आप लिखेंगे संकेत देना, विस्तृत सूचना प्राप्ति, पुनः केंद्रीकरण, पुनः प्रेषण, आलोचनात्मक सजगता, ये हैं आपके। ठीक है, प्रस्तावना हेतु पूछे गए प्रश्न, यानी पाठ प्रस्तावना कौशल के घटक के लिखे। प्रश्न पूछने के उद्देश्य, ठीक है, छात्रों के किसके प्रश्न पूछने के उद्देश्य क्या है? छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाना, छात्रों का ध्यान पाठ की ओर केंद्रित करना, छात्रों में पाठ के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना, छात्रों की कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों को संकोचशीलता से दूर करना, छात्रों को उत्तर देने के लिए प्रेरित करना, प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना। तो प्रश्न सभी छात्रों से पूछे जाएं। जब सभी सोचने लगें तो उससे हाथ उठवाने को कहा जाए जो उत्तर दे सके। प्रश्न का उत्तर उससे कम पूछा जाए जो प्रतिदिन जल्दी उत्तर देता है। यदि छात्र सही उत्तर देता है तो उसकी थोड़ी प्रशंसा की जाए। जब प्रशंसा करते हैं तो वो क्या होता है? पुनर्वलन कौशल होता है। क्या होता है? पुनर्वलन कौशल होता है। पुनर्वलन कौशल, ठीक है। यदि कोई छात्र गलत उत्तर देता है तो उसे बाद में सही उत्तर बता देना चाहिए। सही उत्तर को पुनः उन छात्रों को पूछा जाए जो उत्तर देने में संकोच करते हैं। ठीक है, ये करना चाहिए। व्याख्यान कौशल क्या है? इसमें शिक्षक कठिन विषय को सरल एवं बोधगम्य बनाता है जिससे छात्रों को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, ये आपको लिखना है। और व्याख्यान कौशल के घटक स्पष्ट प्रारंभिक कथन देना, स्पष्ट उपसंहारात्मक कथन देना, जोड़ने वाली कड़ियों का प्रयोग जो कथनों को आपस में जोड़ती है, मुख्य बिंदुओं का समावेश, छात्रों के जांच हेतु बोधगम्य प्रश्न पूछना, दृश्यों का उपयोग, तकनीकी शब्दों को परिभाषित करना। ठीक है, व्याख्यान कौशल के घटक या अवांछनीय। ठीक है, ये अवांछनीय, ये वांछनीय घटक। तो वांछनीय घटक समझ लेते हैं। संबंध कथनों का प्रयोग, निरंतरता, धारा प्रभावता, उपर्युक्त शब्दों का प्रयोग। और ये है आपके अवांछनीय। इसमें है असंबद्ध कथनों का प्रयोग, निरंतरता की कमी, धारा प्रभावता का अभाव, अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग। अच्छे प्रश्न की विशेषता। तो अच्छे प्रश्न की क्या विशेषता है? प्रश्न का आकार ना अधिक छोटा हो ना अधिक लंबा हो, प्रश्न की भाषा सरल हो, प्रश्न में एक ही प्रश्न, यानी प्रश्न पूछ रहे हो तो एक प्रश्न ही पूछो, यानी एक में 3-4 प्रश्न लगे हों। प्रश्न छात्रों की मानसिक योग्यता और आयु के अनुसार होने चाहिए। दृष्टांत कौशल या सौदारण कौशल। तो इसमें क्या होता है? इस कौशल के माध्यम से शिक्षक कठिन विषय को सरल एवं बोधगम्य बनाता है। ये आप लिख सकते हैं। दृष्टांत कौशल या उदाहरण के प्रकार। तो अशाब्दिक होते हैं, शाब्दिक होते हैं। अशाब्दिक में वास्तविक उदाहरण, मॉडल या चित्र, मानचित्र या रेखा चित्र, प्रायोगिक प्रदर्शन। शाब्दिक में कहानी कथन, घटना कथन, चुटकुले, लेख, कविता कथन, ये सब होते हैं शाब्दिक माध्यम से। दृष्टांत कौशल के घटक देखें। उदाहरण की सार्थकता, उदाहरणों की सरलता, उदाहरणों की रोचकता, आगमन उपागम का प्रयोग, निगमन उपागम का प्रयोग, छात्रों से उसी प्रकार से अन्य उदाहरण का प्रस्तुतिकरण, उदाहरण की स्पष्टता। ठीक है, नेक्स्ट है छात्र सहभागिता कौशल। इसमें क्या है, इसे समझ लेते हैं। इस कौशल के अनुसार
शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक एवं शिक्षार्थियों की सहभागिता होती है। शॉर्ट में इसे समझ लें, ठीक है। उद्दीपन कौशल, उद्दीपन कौशल में क्या होता है, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एवं ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक को अपने व्यवहारों में जानबूझकर जो परिवर्तन करते हैं जो शिक्षक, उसे ही उद्दीपन कौशल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं उद्दीपन कौशल के घटक: शारीरिक संरचना, हाव भाव, मुख मुद्रा, आँखों व हाथों के संकेत, स्वर में उतार चढ़ाव, भाव केंद्रीकरण। 4 लिख देना आप। पुनर्वलन कौशल, पुनर्वलन कौशल, पुनर्वलन से अभिप्राय ऐसे उद्दीपनों का प्रयोग करना है जिससे किसी अनुक्रिया के होने की आशा बढ़ जाती है, ठीक है। उन्हीं उद्दीपनों में पुरस्कार देना, शाबाशी देना, प्रशंसा करना, कमियां बताना आदि क्रियाएं आती हैं, ठीक है। तो जो पुनर्वलन कौशल का जो हमने आपको बताया था, एक प्रश्न था आपका, यह था कक्षा में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम पुरस्कार देना, शाबाशी देना या प्रशंसा करना, ये किसके अंतर्गत आता है? पुनर्वलन कौशल के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न पूछा गया था है। पुनर्वलन कौशल के प्रकार 2 हैं, एक तो धनात्मक है, एक ऋणात्मक है। इन दोनों प्रकार के पुनर्वलन के दो रूप होते हैं। क्या शाब्दिक होता है, अशाब्दिक होते हैं। धनात्मक पुनर्वलन यानी धनात्मक पुनर्वलन द्वारा छात्रों में सही व्यवहारों को प्रबल बनाया जाता है। ऋणात्मक पुनर्वलन क्या होता है? ऋणात्मक पुनर्वलन द्वारा छात्रों को गलत व्यवहारों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। पुनर्वलन कौशल के घटक: प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग, हाव भाव तथा अन्य अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग, छात्र के विचारों एवं भावों से अपनी सहमति प्रकट करना, ठीक है। और छात्रों के सही उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखना, छात्रों के सुझाव का समर्थन करना। पुनर्वलन का महत्व क्या है या उद्देश्य पूछे जाएं, छात्रों को सक्रिय रखना, छात्रों में रुचि उत्पन्न करना, जिज्ञासा उत्पन्न करना, छात्रों का जो ध्यान है पाठ की ओर केंद्रित करना, ठीक है। नेक्स्ट है श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल में क्या होता है? इसमें ये होता है इसमें शिक्षक मुख्य निर्देशक पाठ का सारांश, कठिन शब्द, शिक्षण बिंदु आदि श्यामपट्ट पर लिखकर छात्रों को दिए जाने वाले ज्ञान को सरल में स्थायी बनाता है, ठीक है। तो श्यामपट्ट का आविष्कार जेम्स विलियम ने किया था। श्यामपट्ट का उपयोग आवश्यकताएं, ठीक है। पाठ का सारांश लिखने के लिए, किसी शब्द को स्पष्ट बनाने के लिए, कठिन शब्द को लिखने के लिए, पाठ की रूपरेखा लिखने के लिए, किसी शब्द को महत्व प्रदान करने के लिए, नियम परिभाषा लिखने के लिए, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। श्यामपट्ट के उपयोग में सावधानियां क्या रखनी चाहिए? श्यामपट्ट पर जो कुछ लिखा जाए सुंदर लिखा जाए। श्यामपट्ट पर बना चित्र सुंदर होना चाहिए, आकर्षित होना चाहिए। श्यामपट्ट की ओर मुख करके नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं आप लिख रहे हैं और दिखाई नहीं दे रहा छात्रों को, ये सभी चीज़ें लिखनी चाहिए। पुनरावृत्ति कौशल, इसमें क्या है? पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराना। पुनरावृत्ति कौशल से आशय शिक्षक की उन कुशलता से है कि वह छात्रों को पढ़ाए गए पाठ का अभ्यास करा सके। यदि कोई प्रकरण छात्रों को समझ में नहीं आ रहा है तो शिक्षक उसे बार बार दोहराता है और उसकी पुनरावृत्ति करता है, ठीक है। तो ये समझते हैं शिक्षक में एक से अधिक कौशल एवं गतिविधियों का समावेश, शिक्षण कौशल का एकीकरण। इसे कैसे लिखेंगे? शिक्षक एक ही विषय वस्तु या पाठ को पढ़ाने के लिए एक से अधिक कौशलों का समावेश कर शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे शिक्षण कौशल का एकीकरण कहते हैं, ठीक है। परंतु मनोवैज्ञानिक कौशलों में एकीकरण को असंभव मानते हैं। कौशलों का एकीकरण का अर्थ है एक से अधिक कौशलों का एक साथ प्रयोग करना। शिक्षण कौशल का एकीकरण का उपयोग या उद्देश्य उत्तम शिक्षण के लिए, शिक्षण के सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, छात्रों को विषय वस्तु को समझाने के लिए, छात्रों को कठिन प्रकरण को समझाने के लिए, ठीक है। अपेक्षित अधिगम स्तर या न्यूनतम अधिगम स्तर, तो इसमें क्या है? अपेक्षित अधिगम स्तर 3 शब्दों से मिलकर बना है। अपेक्षित अधिगम स्तर, तो अपेक्षित अधिगम स्तर यानी अपेक्षित का अर्थ है निश्चित न्यूनतम दक्षताएं जिनकी प्राप्ति की आशा की जाए। अधिगम माने होता है सीखना, स्तर माने उपलब्धि, ठीक है। तो अपेक्षित अधिगम स्तर का अर्थ है प्रत्येक कक्षा व विषय के लिए निश्चित न्यूनतम दक्षताओं को प्राप्त, दोबारा पढ़ते हैं। अपेक्षित अधिगम का अर्थ है प्रत्येक कक्षा व विषय के लिए निश्चित न्यूनतम दक्षताओं को प्रत्येक छात्र प्राप्त कर सके। अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त करने के उपाय या प्रयास: योग्य शिक्षक, उपयोगी विषय वस्तु, छात्रों की नियमित उपस्थिति, शिक्षण अधिगम सामग्री, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम अनुभवों का समायोजन, अपेक्षित अधिगम स्तर की आवश्यकता। तो आवश्यकता के लिए
यहाँ पर देखते हैं, ये आवश्यकता में 2 पॉइंट लिख देना। अपेक्षित अधिगम स्तर के होने से अध्यापक को एक लक्ष्य दिखाई देता है जिसे अध्यापक को पूर्ण करना होता है। अपेक्षित अधिगम स्तर से शिक्षकों को छात्रों के मूल्यांकन में सरलता होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री। ऐसी सामग्री जो कठिन विषय को सरल तथा रुचिकर बनाने में सहायक होती है उसे शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता क्यों है? छात्रों का ध्यान केंद्रित करने के लिए, पाठ को रुचिकर बनाने के लिए, कठिन विषय को सरल बनाने के लिए, ठीक है, ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील बनाने के लिए, छात्र को सक्रिय रखने के लिए। ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व, जो विशेषता है वही महत्व में लिख देना। ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री का वर्गीकरण, तो श्रव्य साधन, दृश्य साधन या श्रव्य दृश्य साधन। श्रव्य का मतलब ये होता है ऐसे साधन जिन्हें केवल सुनकर शिक्षण को सरल बनाया जाता है, यानी जिन्हें केवल सुना जा सकता है, जैसे ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर। दृश्य साधन ऐसे साधन जिन्हें देखकर किसी भी विषय वस्तु को सरल बनाया जाता है। ठीक है, शिक्षण कार्य सरल बनाया जाता है। श्यामपट्ट है वास्तविक वस्तु, मॉडल, चित्र, मानचित्र, चार्ट। और श्रव्य दृश्य जिसमें सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है, तो जैसे कोई वीडियो आप देखते हो टेलीविज़न यानी टीवी पर, चलचित्र देखते हो, वीडियो देखते हो, कंप्यूटर, ये सभी श्रव्य दृश्य साधन के अंतर्गत आ जाते हैं। मोबाइल भी आपका आ जाता है। ठीक है, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं क्या है? तो उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता ये है कि एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग हो, एक से अधिक विषय में प्रयोग हो, एक से अधिक पाठों में प्रयोग हो। ठीक है, बहुउद्देशीय सामग्री हो, विषयवार पाठ के अनुरूप हो, छात्रों की रुचि, आयु, मानसिक स्तर के अनुसार हो, बिना लागत से प्राप्त सामग्री, अल्प लागत से प्राप्त सामग्री होनी चाहिए, बालकों को हानि रहित होनी चाहिए, उससे कोई हानि नहीं होनी चाहिए बालकों को। ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, तो ये आपकी इंद्रजनित अधिगम सामग्री होती हैं। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को इंद्रजनित करने तथा सार्थक बनाने के लिए विभिन्न सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इनमें छोटे स्तर के बालकों के लिए देखने, सुनने, सूंघने, स्पर्श करने, चखने संबंधी पदार्थ सामग्री के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे धातुएं, लकड़ी, रुई आदि स्पर्श करके छात्रों को कठोर और मुलायम के बारे में ज्ञान दिया जाता है। पुष्प से क्या दिया जाता है? सुगंध के बारे में बताया जाता है। फलों, पदार्थों के चखने से स्वाद के बारे में बताया जाता है। ठीक है, दृश्य सामग्री में आप देखेंगे अध्यापक एवं बालकों द्वारा निर्मित, बाजार से क्रय करके लाए, खरीद कर लाए, विभाग द्वारा दी गई, प्रकृति से प्राप्त, जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं। ठीक है, विभाग द्वारा कौन सी दी जाती हैं? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, गणित किट है, विज्ञान किट है, पाठ्य पुस्तकें हैं, प्रशिक्षण सहायता है, अनुपूरक अध्ययन सामग्री, शिक्षण संदेशिकाएँ प्रकृति से प्राप्त होती हैं। जड़ें हैं, बीज हैं, बालू, कंकड़, पत्थर, सीकें, पत्तियां, टहनियाँ, ये प्रकृति से प्राप्त होती हैं। अध्यापकों एवं बालकों द्वारा निर्मित सामग्री। ठीक है, तो मिट्टी की गोली बनाना, छात्रों द्वारा चित्र एवं चार्ट बनाना, अध्यापकों द्वारा गत्तों के चौकोर टुकड़ों पर वर्णमाला के अक्षर लिखना। ठीक है, अध्यापकों द्वारा चार्ट, रेखा चित्र, व्रत आदि बनाना। ठीक है, बाजार से क्रय सामग्री, जो बाजार से लेके आते हैं वो बाजार क्रय सामग्री होती हैं। ठीक है, विभाग प्रदत्त सामग्री, जो विभाग देता है वो विभाग से प्रदत्त सामग्री होती है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना 1986-87 में की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध कराना। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? स्कूल में 2 कमरे होने चाहिए, 2 शिक्षक होने चाहिए, 2 शिक्षक में 1 महिला होनी चाहिए। ठीक है, खुला वातावरण होना चाहिए, स्कूल में उचित साधन होने चाहिए, शौचालय होना चाहिए। ठीक है, पेय व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय लड़कों लड़कियों के लिए अलग होना चाहिए। गणित किट, तो गणित किट में आप देखेंगे पैमाना, प्रकार, चांदा, तार, सेट स्क्वायर, डिवाइडर, ठीक है, आयत, वर्ग, वृत्त, ये सभी आपको उसमें मिल जाएंगे मॉडल। ये हैं आपके। गणित किट का महत्व क्या है? यह छात्रों को ज्ञान को स्थायी बनाते हैं, पाठ को रोचक एवं आकर्षक बनाते हैं, छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास करते हैं, छात्रों का ध्यान पाठ की ओर केंद्रित करते हैं, छात्रों को क्रियाशील बनाते हैं। विज्ञान किट, ठीक है, तो विज्ञान किट में क्या मिलेगा आपको? रबड़ की गेंद, एल्युमिनियम की कटोरी, चम्मच, थर्मामीटर, कमानी, तुला, फनल, बीकर, परखनली, कांच की बोतल, शुष्क सेल, लकड़ी का पैमाना, माचिस, रेजर, ब्लेड, तो ये सभी मिल जाएंगे। पाठ्य पुस्तकें, ये
पाठ्य पुस्तकें आपको मिलती हैं जो शिक्षकों को शिक्षक संदर्शिका हैं, प्रकृति से प्राप्त हैं, श्रव्य साधन में आपको हमने बताई दिए, ये सभी वही हैं। ठीक है। शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में सावधानियां रखनी चाहिए। शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में क्या सावधानी, उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, लागत मूल्य कम होना चाहिए, आकार भी देखना चाहिए, प्रमुख बिंदुओं का प्रदर्शन, स्पष्टता, रुचि, प्रभावशीलता, आकर्षक, ये सभी छात्रों के स्तर, मानसिक स्तर के अनुसार चाहिए, स्पष्ट लेखन होना चाहिए। शिक्षण अधिगम सामग्री के रखरखाव में भी आपने शिक्षण अधिगम सामग्री हैं आपके पास, अगर विद्यालय में रखरखाव सही नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। उचित स्थान पर रखें, कीड़े से बचाएं, अच्छी वस्तुओं का प्रयोग करें, सफाई, पृथक अलग कक्ष होना चाहिए, मरम्मत, यदि कोई किताब या कुछ फट गई है या सामग्री खराब हो गई है तो उसकी फट्टे या गत्ते की है तो उसकी मरम्मत करवाएं, लकड़ी की है तो मरम्मत करवाएं, प्रयोग में सावधानियां बरतें। ठीक है। तो ये आपका था। तो इस प्रकार आप देखें शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में सावधानियां। ठीक है। तो ये अभी हमने आपको बताई थी कीड़ों से। तो इस प्रकार ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। और शॉर्ट में हम आपको ये बता देते हैं जो सूक्ष्म शिक्षण वाला थोड़ा पाठ प्रस्तावना कौशल। ठीक है। पाठ प्रस्तावना कौशल और ये उद्देश्य कथन कौशल, ये सभी हैं। ठीक है। पाठ प्रस्तावना कौशल यानी शिक्षक नया पाठ पढ़ाने से पहले पाठ प्रस्तावना कौशल करता है। उद्देश्य कथन कौशल, शिक्षण क्या है, शिक्षण उद्देश्य से तात्पर्य उन रीतियों के निर्माण से है। मतलब शॉर्ट में यदि आप इस प्रकार से, हम ये इसलिए बता रहे हैं कि आपको इस प्रकार थोड़ा की पॉइंट अपने दिमाग में डालना होगा, क्योंकि कौशल में आपने देखा है और चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, लेकिन कौशल इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आप थोड़े थोड़े कीवर्ड आप याद करेंगे सभी के, तो आप याद कर लेंगे। ठीक है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को अपने दोस्तों में जब भी देखें अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, और सभी छात्र, जितने भी छात्र हैं सभी छात्र ऐप डाउनलोड कर लें, क्योंकि और भी जो वीडियो आती हैं उससे संबंधित जो हमें PDF वगैरह आपको देनी होती है तो हम ऐप पर दे देते हैं। जो आपके राजन सीरीज या इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चन हो तो ऐप पर हम दे देते हैं। तो सभी छात्र प्ले स्टोर से क्या करें, सभी छात्र प्ले स्टोर से परीक्षा स्टडी 24 ऐप डाउनलोड कर लें। सभी छात्र क्या करें, प्ले स्टोर से परीक्षा स्टडी, प्ले स्टोर पे जाएं और सर्च करें परीक्षा स्टडी 24, तो ये ऐप डाउनलोड कर लें। ठीक है। तो आप ये प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे या फिर लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस प्रकार लोगो बन के आएगा परीक्षा स्टडी 24। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल वाले पे करेंगे, इंस्टॉल पे, इंस्टॉल करने के बाद इस प्रकार से आएगा और आपको यहाँ से क्या करना है, रजिस्टर करना है। जब रजिस्टर करना है तो रजिस्टर के बाद आपको इसमें नाम भरना पड़ेगा, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड। ये दो चीज़ें विशेषकर ध्यान रखनी, ईमेल आईडी अपनी डालना कोई सी भी, और पासवर्ड आपको बनाना है जिससे ऐप को आप खोल सकें। ठीक है। सिटी भरना, स्टेट भरना या एग्री पर टिक करना, ओके कर देना। ठीक है। तो ये चीज़ें आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, इस प्रकार खुल जाएगा। और यहाँ पर क्या है, जो भी हम आपको नोट्स वगैरह फ्री में देते हैं वो मिल जाते हैं। यहाँ पर पेड कोर्स है आपका। ठीक है। इसमें आपको मैराथन क्लास सभी विषय की PDF नोट्स मिल जाएंगे सभी विषय के। तो ये आपका इस प्रकार से है, ये आपका 299 रुपये में है। इसमें आपको क्या मिलेगा, मैराथन और सभी विषय की मैराथन मिलेंगी आपको। ठीक है। सभी विषय की मैराथन। ठीक है। उसके साथ साथ क्या मिलेंगे आपको, PDF नोट्स मिल जाएंगे। जो मैराथन क्लास है उसी की PDF नोट्स हैं, यानी सिलेबस कंप्लीट है। उसके साथ पुराने पेपर और इतना ही आपको करना है। पुराने पेपर भी किस प्रकार मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव की एक वीडियो, जैसे 2016 से 2023 तक के सभी ऑब्जेक्टिव की एक वीडियो। ठीक है। उसके बाद ठीक है, वेरी शॉर्ट की एक वीडियो 2016 से 2023 तक के जो वेरी शॉर्ट हैं उसकी एक वीडियो। उसके बाद यानी बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय, इस प्रकार से यानी एक विषय की 3 वीडियो ये मिलेंगी। तो इस प्रकार से 4 वीडियो हो जाएंगी, एक मैराथन क्लास और ये एक विषय की 4 वीडियो आपको मिलेंगी और PDF नोट्स होंगे। ठीक है। थैंक यू दोस्तों। जब कभी भी आप वीडियो देखें तो ये आपके लिए कंप्लीट सिलेबस था। वीडियो को आप शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। जितना आप शेयर करेंगे तो उतना क्या होगा, अधिक से अधिक छात्रों देख सकेंगे, जिससे कोई भी छात्र फेल नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों।